So hey guys, welcome back to my channel HK Official. So in this video, I'll try to cover the complete your DBMS Unit 2, the last part remaining. The leftover topics we'll try to cover in this video. And yes, this video will be very important for you because आगे के सारे concepts important है and yes थोड़े advanced हैं. So it is mandatory for you to cover part 1 and part 2 before watching this video. So let's start without wasting our time. We have to start with the nested queries. Fine. तो जो नेस्टेड क्वेरीज हैं वो क्या होती हैं? क्वेरीज क्या होती हैं हमने समझ लिया है. क्वेरीज कोई भी आपसे पूछे, यू नीड टू जस्ट आंसर अ सेंटेंस. इट इज नथिंग बट कमांड टू डेटाबेस. व्हाट इट इज? कमांड टू डेटाबेस. ओके, तो ये आप डेटाबेस को कोई कमांड दे रहे हो, दैट इज नथिंग बट क्वेरी. अब क्वेरीज हमने बहुत सारी देख ली, काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए, एसक्यूएल के हमने काफी सारे कोड्स देख लिए. नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज नेस्टेड क्वेरीज. तो उसके लिए हमें सब क्वेरीज को पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्वेरीज के सब क्वेरीज यानी कि पार्ट्स. ओके, क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, यू कैन से दैट इज नथिंग बट योर सब क्वेरीज. व्हाट इज सब क्वेरी? सब क्वेरी इनसाइड सब क्वेरी. ठीक है, ये आप लिख सकते हो, इनसाइड सब क्वेरी. क्लियर? या So I hope you got the point. Now subqueries, यहाँ पर they can be classified as these types. तो first of all you have single row subqueries. तो single row subqueries आपको हमेशा एक रो रिटर्न करती हैं. हम इसको कब यूज कर सकते हैं? बाय यूजिंग सिंपल इक्वल या फिर लेस देन और ग्रेटर. सो ये आप इसके साथ यूज कर सकते हो. तो बहुत सिंपल है. अगर किसी भी आपके पास पूरा का पूरा डेटाबेस है एंड यू हैव टू जस्ट रिटर्न अ सिंगल रो फ्रॉम इट, सो फॉर रिटर्निंग अ सिंगल रो यू हैव टू यूज सिंगल रो सब क्वेरीज. है ना, बहुत सिंपल. अब मल्टी रो सब क्वेरीज, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेंगी? मल्टीपल रोज रिटर्न करेंगी. एंड यहाँ पर जो ऑपरेटर्स आप यूज करने वाले हो वो है इन, एनी, ठीक है, और होता है आपका ऑल. क्लियर है? तो ये आप ऑपरेटर्स यूज करते हो. यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम? यहाँ पर हम यूज करते हैं इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन वाले का. यहाँ पर यूज करते हैं इन, एनी और ऑल का. फिर आ जाता है मल्टी कॉलम सब क्वेरीज. तो मल्टी कॉलम सब क्वेरीज के नाम से पता चल रहा है यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न होंगे. ऊपर क्या हो रहे थे? मल्टीपल रोज रिटर्न हो रही थी. ठीक है, तो मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पर आपके रिटर्न होंगे, जो भी आपके कॉलम्स होंगे. ठीक है, कॉलम्स तो आप समझते हो, कॉलम्स आर द वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स आपके जो होते हैं टेबल में, एंड हॉरिजॉन्टल थिंग्स आर नथिंग बट योर रोज. देन कोरिलेटेड सब क्वेरीज. कोरिलेटेड सब क्वेरीज क्या होती है? जो इनर क्वेरी होती है, जो कि आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ये क्या है? इनर क्वेरी जो कि आउटर क्वेरी पर डिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है रेफरेंस आउटर क्वेरी. ठीक है, तो ये एक बार रन करती है फॉर एवरी रो प्रोसेस्ड बाय आउटर क्वेरी. ओके, देन नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज. नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज ये होती हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटर क्वेरी. इंडिपेंडेंट फ्रॉम आउटर क्वेरी. और ये एक बार आप रन कर दो तो मतलब आफ्टर रनिंग वंस ओनली इट पासेस द रिजल्ट्स टू द आउटर क्वेरी. सो आई होप कि आपको आइडिया आ गया है कि 5 टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज कौन सी होती हैं. सिंगल रो, मल्टी रो याद रह जाएगा, मल्टी कॉलम याद रह जाएगा, कोरिलेटेड, नॉन कोरिलेटेड. वंस अगेन, सिंगल रो, मल्टी कॉलम, देन कोरिलेटेड सब क्वेरी, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी. ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले यू हैव सिंगल रो सब क्वेरी. तो सिंगल रो में हमने क्या बोला? हमारे जो मतलब वी विल गेट वन रो एज द रिजल्ट. तो यहाँ पर अगर हमें चाहिए एक ऐसा एम्प्लॉय, हमें बता दो हमारे डेटाबेस में से जिसकी हाईएस्ट सैलरी है. तो बहुत सिंपल है, अब आप खुद भी इस चीज को लिख पाओगे क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द चीजें जो बेसिक है एसक्यूएल की वो पढ़ ली है. देखो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि अगर आपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे अगर आपने अभी तक रन नहीं किया है तो देखो आपने काफी सारी चीजें सीख ली है एंड कंप्लीट आपका जो एसक्यूएल है ना वो इस वीडियो में मतलब यूनिट 2 में आपका कवर हो जा रहा है. वैसे हमने यूनिट 1 में डेटाबेस के बारे में पढ़ा, ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल बारे में पढ़ा, बट दैट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू योर एसक्यूएल. बट दिस unit is completely dedicated for your SQL and you can see from basic to advanced everything is included in this single unit. So it is very important and I hope कि I am trying to cover the best. Just एक चीज है कि मैं एक एक कोड आपको वर्कबेंच पे करके नहीं दिखा रही हूँ because you know we have time constraint and आगे के 2-3 दिनों में I need to cover your 4 units of your SPOS and CNS. Okay, तो ये मेरे ऊपर भी responsibility that I have to cover it very fast. Fine. So
ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली आई नीड टू से कि एसक्यूएल जो है वो आपका कवर कर रही है. यू डोंट हैव टू लर्न एसक्यूएल नाउ फ्रॉम एनी अदर पेड कोर्स और एनीथिंग, क्योंकि अब आपको आइडिया आ गया है. मुझे बताओ क्या ये सिलेक्ट और फ्रॉम ये देख के अब डर लग रहा है? कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एसक्यूएल के कोड्स एग्जांपल्स देख लिए हैं. इतना कॉलेज में भी नो वन विल टेल यू, ठीक है, इतने एग्जांपल्स नो वन विल टेल यू. जस्ट पीपल विल से यू द सिंटैक्स बट नॉट विद द एग्जांपल. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो मैंने क्या बोला, हमें एम्प्लॉय रिटर्न करना है विद द हाईएस्ट सैलरी. तो सबसे पहले तो हम सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी को. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एम्प्लॉय रिटर्न करना है तो उसका नाम पता होना चाहिए हमारे पास. एंड अब हम कौन सी टेबल से रेफरेंस लेंगे इसका, तो एम्प्लॉयज टेबल से. एंड अब हम कंडीशन लगाएंगे, तो वेयर क्लॉज का यूज करके हम जो है सैलरी को चूज करेंगे विच विल बी इक्वल टू सिलेक्ट. देन मैक्स फंक्शन लगाने के बाद, ये कौन सा फंक्शन है, अगेन एग्रीगेट फंक्शन है. पढ़ लिया है इस यूनिट में? हाँ पढ़ लिया है, ठीक है. चलो, मैक्सिमम के अंदर हम इस सैलरी वेरिएबल को पास कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज. क्या इसमें कुछ हार्ड है? नहीं, बस इस पैरेंथेसिस में इसको डालना है और सिलेक्ट करना नहीं भूलना है. बाकी सब तो प्योर इंग्लिश है, प्योर इंग्लिश है. सो दैट इज नथिंग बट दिस 3 लाइन्स विल गिव यू द हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय. देन सेकेंड यू हैव एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन एवरेज. मतलब यहाँ पर आपको क्या सिंगल रो रिटर्न करनी है? हो सकता है सिंगल रो भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको सारे एम्प्लॉयज वो वाले बताने हैं दैट दे आर अर्निंग और देयर सैलरी इज मोर देन द एवरेज. ठीक है, तो इसके लिए पहले अगर हम सोचे तो हमें पहले एवरेज निकालना पड़ेगा और उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज हैं मोर देन अर्निंग मोर देन दैट एवरेज, यू हैव टू जस्ट रिटर्न देम. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी हो जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल. एंड वेयर जो सैलरी है इट इज ग्रेटर देन. बस पूरा का पूरा यही सिंटैक्स इधर है, जस्ट एवरेज है यहाँ पर. क्या इतना सिंपल है ये, है ना. तो मैंने सिंगल रो सब क्वेरीज में आपको जो बताया था इक्वल, ग्रेटर और लेस देन, वो कहाँ यूज हुआ? देखो, ग्रेट, इक्वल, ग्रेटर देन, इसके बाद अगर देखें तो देखो मतलब कंडीशंस, और यहाँ पे ग्रेटर से हटके स्मॉलर भी हो सकता था ना. सो दिस इज हाउ द सिंगल रो क्वेरीज आर लुकिंग लाइक. ओके, तो इसके अंदर आप ये सिंबल्स ऑपरेशंस को यूज करते हो, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये क्वेरीज और ये ऑपरेशंस आप लोग यूज करते हो फॉर सिंगल रो सब क्वेरीज. ओके, अगर हमें ये रिटर्न करना है तो डायरेक्टली ये 3 लाइनों से वी विल गेट ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर मतलब अर्निंग मोर देन एवरेज. देन एम्प्लॉय डिटेल्स फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. अब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के मुझे एम्प्लॉय डिटेल्स चाहिए, तो इसके लिए कुछ नहीं, पहले मैं सिलेक्ट ऑल कर दूंगी फ्रॉम द एम्प्लॉयज वेयर योर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू. देखो यही वाला चीज, अब इक्वल टू है मतलब कि ये क्या है, सिंगल रो सब क्वेरी है. तो आप सिलेक्ट करोगे डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम योर डिपार्टमेंट टेबल वेयर आपका जो डिपार्टमेंट नेम है वो आईटी है. अब आप अपने हिसाब से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट यहाँ पर अपडेट कर दोगे एंड एनी ऑफ द डिपार्टमेंट यू कैन गेट द डिटेल्स. Is it very clear guys? Is it very clear? That was simple. Okay, अब मल्टी रो को देखते हैं. तो मल्टी रो में मैंने आपको बताया था आप इन का यूज करते हो, आप एनी का यूज करते हो, आप ऑल का यूज करते हो, है ना. क्या ये कीवर्ड्स आप अच्छे से याद रख सकते हो? मैं आपको बहुत चीजें लर्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ एंड डेफिनेटली आई थिंक कि आपको लर्न हो रही है. ठीक है, सिंगल रो है मतलब कि इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, और मल्टी रो है मतलब इन, एनी और ऑल. तो यूजिंग इन कैसे करना है देख लो. एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट लोकेटेड इन स्पेसिफिक सिटीज. अब मुझे ये देखना है कि कुछ स्पेसिफिक सिटीज में मेंशन करूंगी, वो स्पेसिफिक सिटीज जिस भी एम्प्लॉयज के सिटी के अंदर होगी वो मुझे मिल जाना चाहिए. ठीक है, तो मैं इसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट दे दूंगी एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज आई नीड टू चेक. अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन. क्लियर, यहाँ पर इन क्यों यूज हुआ समझ में आ रहा है. इन इज यूज्ड हियर बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग मल्टी रो. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना है. यहाँ पर आप इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, दैट वुड कॉज एन एरर. So instead you use operators designed for the sets, जैसे कि मैंने आपको बताया in any और all. ठीक है, अब याद रखो any की जगह हम some भी यूज कर सकते हैं. Now we are talking about in. तो ये इन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये पूरा है. अब इसके अंदर मैंने देख लिया वेयर डिपार्टमेंट इन. अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स. अब यहाँ पर मैं दूसरी टेबल में चली गई, वेयर लोकेशन अगेन इन एंड मुंबई दिल्ली मैंने स्पेसिफिक लोकेशन दे दी है. तो मुझे बताओ कि इसमें इनर क्वेरी कौन सी है,
इनर क्वेरी कौन सी है? इनर क्वेरी कौन सी है? टेल मी, थोड़ा सा आप भी सोचो। सी, इनर क्वेरी वो क्वेरी है जो आपको लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आईडीज जो है रिटर्न करेगी विद रिस्पेक्ट टू योर मुंबई और दिल्ली। तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन है वो, ये वाली पूरी की पूरी लाइन है, ये आप एक बार में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये 3 लाइन में भी लिख सकते हो। तो ये है आपकी इनर क्वेरी। और आउटर क्वेरी है सिलेक्ट एम्प्लॉइज हुज डिपार्टमेंट आईडी, सिलेक्ट एम्प्लॉइज हुज डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि जो आपने इससे पहले लिखा, that is your outer query and this is nothing but your inner query. क्लियर है गाइस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अब यहाँ पर की पॉइंट आपका ये है कि इन क्या कर रहा है? इन आपका चेक कर रहा है कि क्या वो वैल्यू आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। दैट्स इट, दैट्स इट। सो आई होप यू गॉट कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका आता है क्या, ये तो हमने नॉर्मल लिख दिया है ना। उसके बाद आप जो है यहाँ पर इनर क्वेरी के हिसाब से क्या कर रहे हो, इनर क्वेरी के हिसाब से यू आर रनिंग इट। ठीक है, तो इससे पहले जो था ये क्या थी, आउटर क्वेरी, एंड दिस इज नथिंग बट योर इनर क्वेरी। एंड आई होप यू गॉट कि इन क्या करता है, इन इज नथिंग बट इट इज यूजिंग और चेकिंग दैट योर वैल्यू एग्जिस्ट इन योर लिस्ट और नॉट। चलो, इन के बारे में समझ लिया, एनी और सम के बारे में समझ लें। तो एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन एनी एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखना है कि कौन सा बंदा ज्यादा कमा रहा है फ्रॉम एनी अदर एम्प्लॉय। ये तो सेम रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, यस। फ्रॉम एम्प्लॉइज, यस। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एनी, मतलब यहाँ पर बोल दिया है भाई आपको सामने से, मोर देन एनी एम्प्लॉय। देखो ये जो मैं सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ ना, ये मैं ऐसे ही नहीं दे रही हूँ कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। यस, डेफिनेटली आई एम एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, बट एग्जाम के अंदर आपको ये ऐसे ही स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे एंड डायरेक्टली यू नीड टू राइट दिस क्वेरी। हो सकता है ये क्वेरी आपकी 2-3 लाइन में भी खत्म हो जाए, लेकिन दैट विल गिव यू कंप्लीट 5 मार्क्स विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ओनली जस्ट बाय राइटिंग दिस क्वेरी। दैट इज वाई मैं ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इनसे आपको ये जो कोड है, क्वेरी है, इसको लिखना सिखा रही हूँ। तो हर कॉन्सेप्ट के अंदर देखोगे कि मैंने यही किया है, आई एम जस्ट राइटिंग अ स्टेटमेंट एंड आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। अब आप जाके अपने पेपर में देखोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं ये समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमें क्या रिटर्न करना है, एम्प्लॉइज विच आर अर्निंग मोर देन एनी एम्प्लॉय। तो यहाँ पर ये एनी ही मुझे बता रहा है, आई हैव टू यूज एनी। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैं सेम यहाँ पर क्या करूंगी, ऊपर जैसा ही एग्जैक्टली सेम है, जस्ट इन की जगह मैंने ग्रेटर देन एनी कर दिया है। एंड सैलरी सिलेक्ट करूंगी मैं, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, एंड वेयर द डिपार्टमेंट इज नथिंग बट फाइनेंस, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया है। क्लियर है गाइस? तो ये कर लिया। अब यूजिंग ऑल, तो ऑल की जगह कुछ, ऑल का क्या है मतलब कि आपको ये रिटर्न करना है, एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन ऑल एम्प्लॉइज। देखो अब सारे स्टेटमेंट्स अगर आप इंग्लिश के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत सिमिलर लगेंगे, लेकिन अगर आपको एसक्यूएल पता होगा तो आपको पता है कोड में डिफरेंस आपको क्या करनी है, एंड दैट इज ओनली द पॉइंट जहां पर आपका चेक होता है पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑल लिख दिया, करेक्ट। ठीक है, अब ऑल की जगह अगर ऑल दिया, अगर आपने ऑल पे ध्यान नहीं दिया, आपने एनी लिख दिया, इन लिख दिया, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम एंड यू विल नॉट गेट मार्क्स। सो ये सारे थे आपके सब क्वेरीज के बारे में बातें। नेस्टेड सब क्वेरीज के अंदर हमने सिंगल रो सब क्वेरीज देखी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू मल्टी कॉलम सब क्वेरीज। सो मल्टी कॉलम सब क्वेरीज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये रिटर्न हमें क्या करती हैं, ये हमें रिटर्न करती हैं मल्टीपल कॉलम्स को। यस, मल्टीपल कॉलम्स को रिटर्न करती हैं, सही बात है। और ये हमें सब क्वेरी के अंदर से मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न करती हैं, एंड वी कंपेयर एज अ पेयर, या फिर हम टपल बोल सकते हैं उसको, इन द आउटर क्वेरी। अब ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, एम्प्लॉइज। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, एम्प्लॉइज विथ सेम जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट एज एम्प्लॉय आईडी 100, यानी कि एंड बोला गया है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात यहाँ पर हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट आईडी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो फ्रॉम एम्प्लॉइज, आप चेक कर रहे हो वेयर जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट, जॉब सिलेक्ट करेंगे आप जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट को फ्रॉम एम्प्लॉइज, और आप देखोगे कि जहां पर भी एम्प्लॉय आईडी 100 है वो आपको रिटर्न कर देना है। क्या करना है आपको, वो वाला कॉलम रिटर्न कर देना है जहां पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो 100 है। तो इनर क्वेरी कौन सी है, इनर क्वेरी है आपकी ये, यहां से शुरू होती है आपकी इनर क्वेरी। कहां से, ये वेयर जॉब टाइटल, ठीक है, यहां से शुरू होती है एंड टिल ईयर इट इज योर इनर क्वेरी।
अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, इनर क्वेरी है। ये क्या ले रहा है, ये आपको दे रहा है क्या, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, ओके, किसका, एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी 100, यस। और आउटर क्वेरी क्या कर रहा है, आउटर क्वेरी फाइंड कर रहा है ऑल एम्प्लॉय विद द बोथ, ऑल एम्प्लॉय विथ बोथ, सेम जॉब टाइटल होना चाहिए और सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे दे दिया, जॉब टाइटल डिपार्टमेंट। तो यू कैन कंसीडर जहां से दूसरा सिलेक्ट आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, दैट इज योर इनर क्वेरी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इनर क्वेरी मस्ट रिटर्न एग्जैक्टली वन रो हियर, अदरवाइज इट कॉजेज एन एरर। क्लियर है? सो ये था आपका इक्वालिटी विद द सिंगल रो वाला एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पर मल्टी कॉलम देख लेते हैं, इन का यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पहचानना है इनर क्वेरी क्या है, आउटर क्वेरी क्या है। मैक्सिमम टाइम आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। तो देखो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिलेक्ट किया, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर दिस इज देयर, देखो सेम सेम है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जस्ट इन कर दिया। उसके बाद आप सिलेक्ट कर रहे हो इसको फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड आप देख रहे हो कि जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है उनको रिटर्न कर दो। तो इनर क्वेरी क्या रिटर्न कर रही है, इनर क्वेरी रिटर्न कर रही है पेयर्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड जॉब टाइटल फॉर एम्प्लॉयज विच आर अर्निंग मोर देन 80,000, है ना। और आउटर क्वेरी क्या कर रही है, आउटर क्वेरी सिलेक्ट कर रही है एम्प्लॉयज जिनका डिपार्टमेंट और जॉब टाइटल मैच हो रहा है एनी पेयर इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, ठीक है। सो ये आपको समझना चाहिए। मल्टीपल कॉलम में क्या है, ये इन कैसे वर्क कर रहा है, इन वर्क कर रहा है लाइक चेकिंग कि जो पूरा कॉम्बिनेशन है, फुल कॉम्बिनेशन है, क्या वो रिजल्ट सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दैट्स इट। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, कैन यू टेल मी द डिफरेंस दोनों के अंदर। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, इक्वल टू का यूज किया, देख लो यहाँ पर हमने ये इक्वल टू का यूज किया, सेम पैटर्न, वेयर जॉब टाइटल डिपार्टमेंट इक्वल टू, और यहाँ पर हमने क्या किया, वेयर जॉब टाइटल डिपार्टमेंट इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये आप मुझे बताओ, थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो। तो इक्वल टू जहां पर है, यहाँ पर इक्वल टू कहां पर है, यहाँ पर सेम चीज है, राइट। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं लिस्ट को, या फिर टपल हम बोल सकते हैं, टू अ सिंगल रो। यहाँ पर हम सिंगल रो को कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिंगल रो को कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो इनर क्वेरी है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वन रो ही रिटर्न करेगी। मतलब इसके अंदर जो इनर क्वेरी को रन करके आंसर आएगा वो सिर्फ एक सिंगल एग्जैक्ट वन रो होगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये इक्वल है, इसको आपको कब यूज करना है, जब आपको सिंगल रो को कंपेयर करना है। आपकी लिस्ट है, आपके पास लिस्ट है किसकी, जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट की। अब आप एक एक रो को जाके चेक कर रहे हो, ओके। और जो इनर क्वेरी है वो आपको रिटर्न कर रही है सिंपल वन रो। तो ये था इक्वल टू का। अब इन क्या कर रहा है, इन जो है ये कंपेयर कर रहा है आपकी लिस्ट या टपल को टू मल्टीपल रोज, एक बार में ये मल्टीपल रोज को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। पहले वाला क्या कर रहा था, सिंगल रो को कंपेयर कर रहा था। एंड इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो है रिटर्न कर सकता है मेनी रोज फ्रॉम दिस इनर क्वेरी, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। सो ये था आपका मल्टी क्या देखा हमने, इसको मल्टी कॉलम, राइट, यस, मल्टी कॉलम सब क्वेरीज, ठीक है। तो ये था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोरिलेटेड सब क्वेरीज, ठीक है। सो कोरिलेटेड सब क्वेरी रेफरेंसेस कॉलम्स फ्रॉम द आउटर क्वेरी, मतलब कि यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है, एक सब क्वेरी जो डिपेंड है ऑन वैल्यूज फ्रॉम द आउटर क्वेरी, मतलब आउटर क्वेरी की वैल्यूज पर जो डिपेंड होती है सब क्वेरी, दैट इज योर कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो यहाँ पर सपोज एग्जांपल स्टेटमेंट आपको दिया है, एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन एवरेज इन देयर डिपार्टमेंट, मोर देन एवरेज बोला गया है। तो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, आपकी आउटर क्वेरी इनर क्वेरी आपको पहचाननी है, बहुत सिंपल। अब तो देख के आप पहचान लोगे क्योंकि डायरेक्टली हमने उसको एक अलायंस दे दिया है। यस, आपने सही समझा, E1 अलायंस हमने दिया है फॉर आउटर सब क्वेरी एंड E2 अलायंस हमने दिया है फॉर इनर सब क्वेरी। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर रही हूँ E1 डॉट फर्स्ट नेम, E1 डॉट लास्ट नेम, E1 डॉट डिपार्टमेंट, E1 डॉट सैलरी, एंड यहाँ पर इसका अलायस क्रिएट कर दिया है फ्रॉम माय एम्प्लॉइज टेबल। अब जहां पर भी मेरी सैलरी जो E1 डॉट सैलरी है इट इज ग्रेटर देन, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे एवरेज E2 डॉट सैलरी। ठीक है, तो ये E1 क्या करेगा मुझे बताओ, ये E1 क्या करेगा, ये पिक करेगा एम्प्लॉय रो, ये एक सिंगल रो क्या करेगा, पिक करेगा, और इनर क्वेरी क्या करेगा, इनर क्वेरी कैलकुलेट करेगा उसकी एवरेज, ठीक है, फॉर दैट एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट, पूरी उसके डिपार्टमेंट की। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉइज E2 भी डिफाइन कर देंगे इसका अलायंस, वेयर E2 डिपार्टमेंट इज इक्वल टू E1 का डिपार्टमेंट। तो इफ आपके जो एम्प्लॉइज सैलरी है वो ग्रेटर है देन दैट डिपार्टमेंट्स एवरेज, तो जो रो है वो रिटर्न हो जाएगी। सो जो लिंक है ना, यहाँ पे लिंक क्या है, E2 डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू E1 डॉट डिपार्टमेंट, यही वो लिंक है जिसने इसको को रिलेटेड बनाया है। क्या बनाया है, को रिलेटेड बनाया है, इसीलिए ये इस टाइप के अंदर आता है। आई होप यू गॉट इट। अब आउटर इनर आपको इसमें से अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सी एम्प्लॉइज विद द हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, यहाँ पर तो हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें इन देयर डिपार्टमेंट निकालना था, मतलब उनके ही डिपार्टमेंट में अगर कोई भी किसी की भी सैलरी ज्यादा है फ्रॉम द एवरेज, वो आप रिटर्न कर दो। यहाँ पर आपको रिटर्न करना है इन ईच डिपार्टमेंट, तो क्या होगा, इन ईच डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा मुझे बताओ। ईच डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले तो आप आउटर और इनर देखो, आउटर और इनर यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे। आउटर क्या होगा E1 और इनर क्या होगा आपका E2। तो जो आउटर क्वेरी है वो क्या कर रही है, वो एक एम्प्लॉय ले रही है। आउटर क्वेरी क्या कर रही है, एक एम्प्लॉय को ले रही है। अब इनर क्वेरी E2 क्या कर रही है, वो मैक्सिमम सैलरी को फाइंड आउट कर रही है उस एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट में, उस एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट में। एंड अगर इफ से सी अगर एम्प्लॉयज की जो सैलरी है इट गेट्स इक्वल टू मैक्सिमम, देखो इक्वल टू साइन है यहाँ पे, दे आर सिलेक्टेड। ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स व्हाट, टाइज, इफ मल्टीपल एम्प्लॉयज शेयर द हाईएस्ट सैलरी, तो यहाँ पर आपका टाई हो सकता है। लेकिन रिमेंबर कि आपको रिटर्न होके मिलेगा, व्हाट यू विल बी रिटर्न, अगर सैलरी एम्प्लॉय सैलरी जो इक्वल टू मैक्सिमम है देन दे आर सिलेक्टेड। एंड रिमेंबर ये है डिपार्टमेंट। ओके, तो को रिलेटेड सब क्वेरीज जो होती हैं ये इसी वाले स्टेटमेंट से समझ में आ जाती हैं। ओके, अब को रिलेटेड सब क्वेरीज जो है वो स्लो होती हैं ऑन लार्ज टेबल्स, क्लियर, बिकॉज वो जो है रन करती हैं सब क्वेरी वंस पर रो इन द आउटर क्वेरी, यहाँ पर एक एक रो के लिए ये काम हो रहा है। ठीक है, एंड दे आर पावरफुल फॉर पर ग्रुप कंपैरिजन, अगर आपको पर ग्रुप कंपैरिजन करना है जैसे ईच ग्रुप हो गया है ना, विदाउट एक्सप्लिसिटली यूजिंग योर ग्रुप बाय क्लॉज जो आप यूज करते हो ना, फॉर दैट पर्पस आप जो है इसको यूज कर सकते हो। एंड आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सब क्वेरीज विथ एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट चेक करता है वेदर आपकी जो सब क्वेरी है क्या उसने एटलीस्ट एक रो को रिटर्न किया है या नहीं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो ये स्टॉप कर देता है सर्चिंग एज सून एज उसने एक रो को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज वेरी एफिशिएंट फॉर एग्जिस्टेंस चेकिंग कि एटलीस्ट एक तो प्रेजेंट है ये हमें चाहिए, तो ये हम एग्जिस्ट वाले क्वेरी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी का कॉम्प्लीमेंट आपका नॉट एग्जिस्ट भी है। नॉट एग्जिस्ट, तो ये नॉट एग्जिस्ट क्या करता है, ये चेक करता है सब क्वेरी रिटर्न्स नो रोज, वो एक भी क्वेरी रोज रिटर्न नहीं करना चाहिए ये। चलो अब यहाँ पर एग्जिस्ट की बात हो रही है, तो स्टेटमेंट है एम्प्लॉइज हु हैव डिपेंडेंट्स हैं उनके पास। तो सी यहाँ पर आपके पास दिया है सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपने एम्प्लॉइज का ई अलायंस क्रिएट कर दिया है, वेयर एग्जिस्ट सिलेक्ट वन, ओके, from departments D where D dot employee ID is equal to E dot employee ID। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये आउटर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी हो गई। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है वन। दिस इज यूज्ड बिकॉज जो डेटा रिटर्न होगा बाय सब क्वेरी दैट डजंट मैटर, ओनली वेदर द रो एग्जिस्ट और नॉट, दैट इज मैटर ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर
हर एक एम्प्लॉय के लिए, फॉर ईच एम्प्लॉय जो ये आपकी आउटर क्वेरी के अंदर प्रेजेंट है, जो सब क्वेरी है, दैट विल लुक फॉर एनी रो इन द डिपेंडेंट्स, एनी रो इन द डिपेंडेंट्स फॉर द सेम आईडी। दैट इज वाई यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, कोरिलेशन लगा दिया है। ओके एंड अगर मिल जाता है तो एग्जिस्ट हमें क्या देगा, एग्जिस्ट हमें ट्रू देगा, एंड अगर नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली नॉट। सो द एम्प्लॉय जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। एंड यहाँ पर सिलेक्ट वन आपने इसीलिए किया है बिकॉज जो डेटा रिटर्न होगा बाय सब क्वेरी दैट डजंट मैटर। रो एग्जिस्ट करती है, बस यही हमें जानना है, कौन सी रो एग्जिस्ट करती है, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। ओके देन यू हैव डिपार्टमेंट विथ नो एम्प्लॉयज, अगर ये आपको देना है तो डिपार्टमेंट विद नो एम्प्लॉयज में क्या होगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। आप डिपार्टमेंट्स के पास क्या है, डी अलायंस है, वेयर नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर यूज कर लो, ठीक है, नो एम्प्लॉयज चाहिए ना आपको तो नॉट एग्जिस्ट यूज कर लो, बाकी एवरीथिंग इज एग्जैक्ट सिमिलर एज द प्रीवियस वन। ओके तो व्हेन यू ओनली केयर अबाउट वेदर अ मैच एग्जिस्ट और नॉट, दैट टाइम आप क्या करते हो, एग्जिस्ट का यूज करते हो। और ये जो है ये फास्टर है, ये जो है ना ये फास्टर है देन योर इन, ये जो इन था ना आपका उससे ये फास्टर है व्हेन डीलिंग विद द कोरिलेटेड चेक्स। ओके आई होप यू गॉट इट। नाउ यू हैव सब क्वेरीज इन डिफरेंट क्लॉजेस, सब क्वेरी इन डिफरेंट क्लॉजेस। तो यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहली स्केलर सब क्वेरी। तो स्केलर सब क्वेरी रिटर्न क्या करेगी हमें, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो स्केलर सब क्वेरी क्या रिटर्न करेगी, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी, और वो सिंगल वैल्यू किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वन रो वन कॉलम। ओके सो यहाँ पर ये जो कोड दिया है इसमें क्या है, सिलेक्ट करना है आपको, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी है, फिर आप क्या कर रहे हो, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड उसको आप एक वेरिएबल में लाइक दिस कंपनी एवरेज सैलरी में स्टोर कर रहे हो। एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सैलरी में से माइनस कर दे रहे हो, ये जो पूरी चीज हमने ऊपर लिखी है एग्जैक्ट यही चीज यहाँ पर है, तो आप सैलरी में से क्या कर रहे हो, उसको माइनस कर रहे हो फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप सबसे पहले इस लाइन में क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ गया, आप कैलकुलेट कर रहे हो कंपनी वाइड एवरेज सैलरी, पूरी कंपनी में जो एवरेज सैलरी है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो। उसके बाद इस लाइन में आप क्या कर रहे हो कि आप डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी में से आपके पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी को, तो ये डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है। So this is useful for comparing each row's value against an overall statistic. समझ में आ गई बात। So this is your select clause जो कि एक स्केलर सब क्वेरी आपको देगा। स्केलर सब क्वेरी क्या रिटर्न करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है फॉर पर्टिकुलर रो और कॉलम। So this happens. So this is how you can show एक सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न होती है। ओके देन यहाँ पर देख लो, हमने ऊपर देखा इन सिलेक्ट क्लॉज, ठीक है, अब यहाँ पर देख लो फ्रॉम क्लॉज, इन फ्रॉम क्लॉज। तो इन फ्रॉम क्लॉज ये जो है डिराइव्ड टेबल इसको बोलते हैं या इनलाइन व्यू भी इसको बोलते हैं। तो जो डिराइव्ड टेबल होता है ये एक सब क्वेरी है जो कि एक्ट करती है लाइक अ टेबल फॉर द आउटर क्वेरी, ठीक है, एक टेबल की तरह एक्ट करती है, किसके लिए, आउटर क्वेरी के लिए, आउटर क्वेरी के लिए। अभी देखो ये चीजें बहुत अभी आपको थ्योरेटिकल लगेंगी जो भी मैं डेफिनेशंस वगैरह बता रही हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में एसक्यूएल में आपका वर्क है, ठीक है। तो डिराइव्ड टेबल अगेन सुन लो क्या है, ये एक सब क्वेरी है जो कि एक्ट करती है लाइक अ टेबल फॉर द आउटर क्वेरी। कौन सी क्वेरी, आउटर क्वेरी। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप लोग क्या करो, एक सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी और फिर फ्रॉम, यहाँ पर ये फ्रॉम क्लॉज जो है हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप सिलेक्ट क्या कर रहे हो, डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट, डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट कर रहे हो, फिर आप एवरेज निकाल रहे हो एम्प्लॉय सैलरी एंड उसको रख रहे हो एवरेज सैलरी के अंदर, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी के अंदर फिर आप ज्वाइन कर रहे हो। अब ज्वाइन का मतलब आपको पता है क्योंकि हमने काफी सारे ज्वाइंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज ई के अंदर एंड फिर आपने यहाँ पर कोरिलेशन लगा दिया है एंड ग्रुप बाय आप कर रहे हो डिपार्टमेंट नेम से एंड फिर आप डिपार्टमेंट एवरेजेस निकाल रहे हो एंड सैलरी ग्रेटर देन 60,000 हो रही है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मोस्ट ऑफन मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। आपकी इनर क्वेरी क्या है, इनर क्वेरी है आपकी डिपार्टमेंट एवरेजेस, क्या है, डिपार्टमेंट एवरेजेस आपकी इनर क्वेरी है। ये क्या कैलकुलेट कर रही है मुझे बताओ, ये कैलकुलेट कर रही है एवरेज सैलरी
पर डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर रही है। फिर आउटर क्वेरी क्या कर रही है? आउटर क्वेरी इज नथिंग बट फिल्टरिंग आउट ओनली दोज डिपार्टमेंट वेयर आपकी जो एवरेज सैलरी है वो ग्रेटर देन 60,000 है। ठीक है, इस पूरी इनर क्वेरी से आपने क्या किया? इस पूरी इनर क्वेरी से आपने पर डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी कैलकुलेट करी। उसके बाद ये जो आउटर क्वेरी है इसने क्या किया? इसने फिल्टर कर दिया ओनली दोज डिपार्टमेंट्स जिनकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 60,000 है ना। तो अब क्या होगा? इससे आपको क्या मिलेगा? दिस अलाउज यू टू एग्रीगेट रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स को आप एग्रीगेट कर सकते हो एज इफ दे वर इन अ टेबल। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर डिराइव्ड टेबल वर्क्स। तो यहाँ पर इसको आप एज अ टेबल कंसीडर कर रहे हो। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये क्या है? आपकी इनर क्वेरी है, तो इस इनर क्वेरी में आप एक एक डिपार्टमेंट की पर डिपार्टमेंट आप क्या कर रहे हो? सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो। पर डिपार्टमेंट सैलरी यहाँ पर आपको मिल गई। ठीक है, अब ये आउटर क्लॉज ने क्या किया? आके वो जो पूरी टेबल आपने बनाई, वो जो पूरी आपने टेबल बनाई, अब उसमें से ये क्या करेगा? ये फिल्टर आउट करेगा। ये फिल्टर आउट करेगा सिर्फ 60,000 से ग्रेटर सैलरी अगर है तो ही यहाँ पर आपका जो है टेबल में डेटा आएगा। तो ये वाली टेबल के ऊपर क्या अप्लाई हुआ? इस टेबल के ऊपर आपकी आउटर क्वेरी अप्लाई हुई। सो दिस इज व्हाट योर डिराइव्ड टेबल इज। आई होप आपको इसकी फील आ गई होगी। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू इन हैविंग क्लॉज। तो अब ये इन हैविंग क्लॉज क्या करता है? ये फिल्टर करता है ग्रुप्स को आफ्टर एग्रीगेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? हमने एग्रीगेट किया, उसके बाद फिल्टर किया। सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ग्रुप की वैल्यूज को टू अ सब क्वेरी। तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या किया? सिलेक्ट, फिर डिपार्टमेंट, फिर एवरेज सैलरी ले ली एज एवरेज सैलरी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल हम ग्रुप बाय कर रहे हैं डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी टेबल क्या हो जाएगी? ग्रुप बाय हो जाएगी। देन हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? देखो, ये ग्रुप बाय डिपार्टमेंट से हमें क्या मिलेगा? हमें ग्रुप्स सैलरीज मिल जाएंगी। ग्रुप्स सैलरीज मिल जाएंगी बाय डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज हमें ग्रुप्स की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, एक ग्रुप में सपोज ग्रुप ए है, ठीक है, उसकी सैलरी क्या है इस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज आपको ग्रुप की सैलरी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देख लो, हैविंग एवरेज सैलरी, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब क्या है? कीप्स ओनली डिपार्टमेंट हुज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन द कंपनी वाइड सैलरी। कंपनी वाइड सैलरी, तो हमने पहले कंपनी वाइड सैलरी कैलकुलेट करी, उसके बाद हम फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप्स की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ वो ही आप डिपार्टमेंट्स यहाँ पे रखोगे जिसकी जो एवरेज सैलरी होगी वो ग्रेटर देन कंपनी वाइड एवरेज होगी। यानी कि अब यहाँ पर आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो? इस सब क्वेरी से आप इस मतलब एक एक ग्रुप की कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, सो हैविंग इज लाइक मतलब सिंपल आप वेयर कंसीडर कर सकते हो। जैसे हम वेयर लिखते हैं ना, तो वेयर की तरह ही आपका हैविंग है, सिमिलर। बट यहाँ पर याद रखो एग्रीगेट डेटा का यूज होता है, एग्रीगेटेड डेटा का यूज होता है। चलो अब जल्दी से मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ आपके लिए। ये जो सिलेक्ट हमने पढ़ा है ना, सिलेक्ट फ्रॉम और हैविंग को, तो जो सिलेक्ट क्लॉज है यहाँ पर जो सब क्वेरीज हैं आपकी, सब क्वेरीज इट इज इक्वल टू रिटर्न वन वैल्यू पर रो, वन वैल्यू पर रो। ठीक है, इसका मतलब बस इतना याद रखो, वन वैल्यू पर रो। और जो ये फ्रॉम क्लॉज है ये क्या करता है? ये टेम्पररी टेबल क्रिएट करता है जिसको हम डिराइव्ड टेबल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर सब क्वेरीज क्या है? फ्रॉम क्लॉज की टेम्पररी टेबल आपकी क्रिएट होती है एंड उसके ऊपर आपकी आउटर क्लॉज जो है वो वर्क करती है। उसके बाद आपकी हैविंग क्लॉज है। ये हैविंग क्लॉज से क्या होता है? हैविंग क्लॉज के अंदर आप कंपेयर करते हो एग्रीगेटेड ग्रुप रिजल्ट्स को टू अनदर सेट ऑफ डेटा। तो हैविंग अगर कभी भी आता है तो एग्रीगेट डेटा का आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स नेस्टेड क्वेरीज। तो नेस्टेड क्वेरीज हमने देख ली। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स नेस्टेड क्वेरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका, देखो अगेन स्टेटमेंट वाइज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफी सारे आप देख सकते हो स्टेटमेंट्स अब तक हो चुके हैं, तो मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन वाइल वाचिंग लेक्चर ही हो चुकी है। बट स्टिल आपको अभी जो है अलग अलग स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चंस दूंगी, उसके ऊपर आप वर्क करना, उसके ऊपर आप जो है खुद से सॉल्व करना वो क्वेरीज को। अब बहुत सिंपल आपको जाएगा एसक्यूएल, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अब मैं क्वेरीज कैसे लिखूंगा, कोड कैसे लिखूंगा एसक्यूएल का। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है ना
फिर भी आपको ये वीडियोस में मैंने इसीलिए 3 पार्ट्स अब आपके हो चुके हैं। आप एक एक करके जब ना बहुत सारे कोड्स आपके सामने आते हैं और अगर आप उसको टाइम देते हो ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। नाउ यू डोंट नीड एनी लाइक मोर देन एनी इनफ प्रैक्टिस, जो कि और लोगों को लगेगी इफ दे आर लर्निंग एसक्यूएल फर्स्ट टाइम एंड दे आर नॉट वाचिंग दिस लेक्चर, तो उनको एक एक चीज अब बहुत मतलब डिफिकल्ट उनको जाएगा एंड ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क, वॉचिंग लेक्चर्स एंड डूइंग एवरीथिंग इन वन गो। ओके चलो स्टेटमेंट की बात करें तो एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट दैट हैव मोर देन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, मोर देन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसे डिपार्टमेंट्स हमको यहाँ पर रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे काम हो रहा है, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। पहले पूरा कोड पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट, कहाँ से, आपके एम्प्लॉइज टेबल से। वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, कहां पर, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, फिर काउंट कर लो सबको, हैविंग काउंट कर लो मतलब एग्रीगेट डेटा, फिर से याद रख लो एग्रीगेट डेटा, ठीक है। आपको पूरा सिलेक्ट करना है, डिवाइड काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले इनर मोस्ट क्वेरी, मुझे बताओ इनर मोस्ट क्वेरी, जो कि देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर चीजें होती है, तो सबसे छोटे जो ब्रैकेट होता है वो इनर मोस्ट। तो मुझे बताओ इसमें पूरे में इनर मोस्ट क्या है, ऑब्वियसली ये 2 लाइन है आपकी इनर मोस्ट है, यस। तो दिस इज योर इनर मोस्ट सब क्वेरी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप काउंट कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या काउंट कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और फिर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिपार्टमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो क्या आपको ये दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब अगर कोई भी ऐसी चीज आती है तो आप लिख सकते हो डिस्टिंक्ट का मतलब ही क्या होता है, यूनिक। ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं आपके। नाउ डिवीजन हो रहा है, डिवीजन आपको क्या देगा, ये डिवीजन आपको क्या देगा, डिवीजन आपको एवरेज एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट दे देगा। क्या दे देगा, एवरेज एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट कितने हैं, ठीक है, एवरेज एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपको इस डिवीजन के बाद मिल जाएगा। तो ये हो गया इस इनरमोस्ट क्वेरी का काम। अब मिडल सब क्वेरी कौन सी है मुझे बताओ, ऑब्वियसली जो इससे ऊपर है ये आपकी मिडल सब क्वेरी हो गई, ये आपकी मिडल सब क्वेरी हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आप क्या कर रहे हो, पहले ग्रुप कर रहे हो, देखो ये सारी चीजें आप ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी से। क्या कर रहे हो आप, टू काउंट एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप रख रहे हो ओनली डिपार्टमेंट्स जिसके एम्प्लॉय काउंट जो है वो ग्रेटर देन एवरेज है, जिनका एम्प्लॉय काउंट ग्रेटर देन एवरेज है, बस उन्हीं को आप जो है आगे इनरमोस्ट सब क्वेरी में भेज रहे हो। अब आउटर सब क्वेरी कौन सी बची, आउटर सब क्वेरी यहाँ पर जो रिटर्न कर रही है सारे एम्प्लॉइज जिनकी डिपार्टमेंट आईडी इज इन द लिस्ट ऑफ अबव एवरेज डिपार्टमेंट्स। क्लियर। So this is how your complex nested queries work. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनर मोस्ट क्वेरी है आपके पास, फिर मिडल सब क्वेरी है आपके पास, फिर ये पूरी आप कह सकते हो आउटर सब क्वेरी है। So this is how your complex nested queries work. ठीक है, so this is how it goes. Now second highest salary अगर हमें चाहिए, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आप चीजें खुद से भी करना ट्राई कर सकते हो। आई विल नॉट एक्सप्लेन मच मोर एग्जांपल्स बिकॉज अगेन वीडियो बड़ी हो रही है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी यहाँ पर सिलेक्ट करोगे फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब वेयर सैलरी इक्वल टू, अब सिलेक्ट करोगे आप मैक्सिमम सैलरी, तो फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज लेस देन सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इसमें इनर मोस्ट क्वेरी कौन सी है, अब आप मुझे बता सकते हो बहुत अच्छे से। इनर मोस्ट सब क्वेरी, कोई अगर ये बोल रहा है इनर मोस्ट सब क्वेरी तो ही इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मुझे बताओ कौन सी है इनर मोस्ट सब क्वेरी, एग्जैक्टली ये वाली जो है, ये है आपकी इनर मोस्ट सब क्वेरी। दिख रहा है ना, ये भी तो ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, इनर ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये ब्रैकेट आपकी हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट कर रहा है, हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब मिडल सब क्वेरी कौन सी हो गई, एग्जैक्टली ये जो है ये पूरी आपकी अब मिडल सब क्वेरी कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हो लार्जेस्ट सैलरी दैट इज स्टिल लेस देन द हाईएस्ट सैलरी। कौन सी लार्जेस्ट सैलरी है जो कि अभी भी मैक्सिमम सैलरी में से लेस है,
ठीक है, तभी तो आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालोगे। तो ये मिडल वाले से आपका क्या हो रहा है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। और ये जो आउटर क्वेरी है, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस से लेके यहाँ से और ये पूरी अब आउटर क्वेरी, तो ये आउटर क्वेरी रिटर्न करेगी एम्प्लॉयज हु अर्न एग्जैक्टली द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो आई होप अगर आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या यूज हुआ, कॉम्प्लेक्स नेस्टेड क्वेरी, इनर मोस्ट, मिडल और पूरी की पूरी आउटर मोस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो नेस्टेड क्वेरीज जो है विथ मल्टीपल लेवल्स में क्या होता है, जो आउटर क्वेरीज होती हैं वो डिपेंड होती हैं मिडल क्वेरी पे, और मिडल वाली डिपेंड होती है इनर क्वेरी पे। इसलिए हम सबसे पहले इनर क्वेरी ही कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आप प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, स्टेटमेंट जब आपको एग्जाम्स में आएंगे ना, तब, क्योंकि आपको कंपेयर करनी होती है चीजें। सो दैट इज हाउ यू वर्क। Okay, now let us move on to the next, which is common table expressions. तो इसको जो है ना CTE बोला जाता है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो CTE है क्या, तो CTE अगेन आई विल से स्टैंड्स फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इससे आप क्या कर सकते हो, लाइक ये हमारे लिए क्या कर सकता है, तो इट हेल्प्स अस राइट कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज। क्या बात, हाँ, complex SQL queries in easy and readable way. तो CTEs provide a way to write more readable complex queries, मतलब हम complex queries को ही easy language में लिख पाते हैं using common table expressions। ठीक है, अब चलो अब सिंपल CTE को देखते हैं। सिंपल CTE का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, विद हाई अर्नर्स एज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने CTE को स्टार्ट किया है। कौन सी CTE है भाई, हाई अर्नर्स। हाई अर्नर्स आपकी CTE है। ऐसे आप क्रिएट करते हो टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट विच इज कॉल्ड एज योर हाई अर्नर्स। ठीक है, नाउ इनसाइड पैरेंथेसिस दिस, इनसाइड पैरेंथेसिस एक नॉर्मल सा आपका सिलेक्ट क्वेरी है जो कि क्या फिल्टर कर रहा है, एम्प्लॉइज विद योर सी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी डिपार्टमेंट एंड ये फिल्टर किस हिसाब से हो रहा है, सैलरी ग्रेटर देन 70,000। तो इस CTE के आउटसाइड, अब इस CTE के, अब ये जो है ये काम क्या कर रहा है, अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वो वाले सारे एम्प्लॉइज को रिटर्न करेगा जिनकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 70,000 है। ठीक है, ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये पैरेंथेसिस के बाहर देखो ये क्या है, ये पूरा CTE है। ये जो पूरा हमने लिखा है दैट इज CTE। नाउ सी आउटसाइड दिस CTE जो क्वेरी है, दिस हाई अर्नर्स क्वेरी, यहाँ पर देखो हाई अर्नर्स क्वेरी, इट इज लाइक अ टेबल नाउ। तो मुझे बताओ, अभी हमने व्यू को देखा था, व्यू को हम क्या बोलते थे, व्यू को हम वर्चुअल टेबल बोलते थे ना, वर्चुअल टेबल बोलते थे, एग्जैक्टली तो सिमिलर पैटर्न में इसको हम वर्चुअल टेबल को भी हम रियल कंसीडर करके इसके साथ काम करते थे, सिलेक्ट वगैरह सब करते थे। तो यहाँ पर भी हाई अर्नर्स को हमें क्या करना है, लाइक अ टेबल कंसीडर करना है। एंड अब हम काउंट कर पाएंगे अपने एम्प्लॉइज को बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, अब आप समझ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी CTE स्टार्ट हो रही है, उसका नाम क्या है, हाई अर्नर्स। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे ये कॉलम्स को अपने एम्प्लॉइज टेबल में से, ओनली दोज हु अर्न मोर देन 70,000। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड आप काउंट करोगे, क्या काउंट करोगे, हाई अर्नर काउंट। तो मतलब कि अब यहाँ पर आप काउंट करोगे हाउ मेनी हाई अर्नर्स आर देयर पर डिपार्टमेंट। तो ये पर डिपार्टमेंट आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करा हुआ है। आपकी टेबल अब डिपार्टमेंट वाइज बनेगी, डिपार्टमेंट वाइज आपको हाई अर्नर वाले लोग दिखेंगे यहाँ पे, दैट इज इट। ठीक है, तो ये था सिंपल CTE का एग्जांपल। अब मल्टीपल CTEs देख लेते हैं, मतलब अभी आपको बहुत धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। मल्टीपल CTEs में क्या होगा, अगेन आप विथ से स्टार्ट कर रहे हो, विथ यानी कि CTE समझ लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप मल्टीपल CTEs को डिक्लेयर करोगे, ये फर्स्ट CTE है, ये सेकंड CTE है। तो यहाँ पर अगर आप देखो फर्स्ट CTE का नाम है डिपार्टमेंट एवरेज, एज करोगे आप यहाँ पे, एज याद रखो फर्स्ट CTE हम लोग ये जो है ना सिर्फ एवरेज सैलरी फाइंड आउट करने के लिए पर डिपार्टमेंट इसको यूज करेंगे। सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे जिसको एवरेज सैलरी में रखेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट रखेंगे। अब सेकंड CTE है, सेकंड CTE के अंदर हमने इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी पर होल कंपनी वाइज। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने छोटा सा, जैसे हम फंक्शन नहीं लिखते हैं,
याद आ रहा है फंक्शन कैसे लिखते हैं, बस वो फंक्शन हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप समझ में आ रही है बात, फंक्शन लिख दे रहे हैं एंड एट लास्ट हम लोग क्या कर पाएंगे, इन फंक्शंस को यूज कर पाएंगे डायरेक्टली। तो इनको हमें एक ही क्वेरी में लिख के जंबल करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को तोड़ तोड़ के इजी क्वेरीज के अंदर ला रहे हैं एंड एट लास्ट हम क्या कर पाएंगे, इनको इनको यहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। यानी कि देखो अब यहाँ पर हम कंबाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर अब हम सी सिलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी, ओवरऑल और एवरेज। अब ये जो एवरेज सैलरी है ये कहाँ से आई है, ये वहां से आ रही है, और ये ओवरऑल एवरेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अब मुझे इनको अलायंस देने पड़ेंगे, तो डिपार्टमेंट एवरेज क्या है, मेरी ये वाली सीटीई है, इसके लिए मैंने अलायंस दे दिया डी। और क्रॉस ज्वाइन अब मैं कर रही हूँ, अब क्रॉस ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन कर रही हूँ कंपनी एवरेज यानी कि ये वाली सीटीई को, एंड यहाँ पर ये जो ओवरऑल एवरेज है इसको मैं सी अलायंस दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगी कि जो एवरेज सैलरी है, अब अगर ग्रेटर देन ओवरऑल एवरेज सैलरी है, मतलब कि कंपनी से ज्यादा सैलरी जो बंदा ले रहा है वो भाई यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। कंपनी के एवरेज से ज्यादा अगर किसी एम्प्लॉय की, सॉरी किसी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी है, तो वो अब यहाँ पर आपकी रिटर्न हो जाएगी। सो दिस इज हाउ आप मल्टीपल सीटीईज को रख सकते हो। क्या समझ में आ रहा है, हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज करते हैं नहीं करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर। क्या हमारे फंक्शंस हम रिकर्सिव बनाते हैं, एग्जैक्टली। तो आप देखो सीटीईज को भी रिकर्सिव बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, रिकर्सिव सीटी फॉर हायरार्चिकल डेटा, तो विद रिकर्सिव आप लिखते हो, क्या लिखते हो, विद रिकर्सिव, ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर एम्प्लॉय हायरार्की आप उसका रिकर्सिव वाले फंक्शन, सॉरी सीटीई का नाम दोगे, और एज, फिर आप क्या करोगे, एंकर मेंबर यहाँ पर बनाओगे। देखो अब एंकर मेंबर क्या होता है, एंकर मेंबर यानी कि ये स्टार्टिंग की रोज जो होती है ना, टॉप लेवल की रोज, उनको सिलेक्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टॉप लेवल एम्प्लॉयज। अच्छा अगर आप अब ये सोच रहे होगे ये डबल डैश क्या है, तो एसक्यूएल में डबल डैश का मतलब होता है कमेंट्स, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आप याद रख लो, कमेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल कोड, आई एम राइटिंग हियर द कमेंट। चलो अब एंकर मेंबर आप समझ गए कि पूरी टेबल में टॉप के लोग, पूरी टेबल में टॉप के लोग। और रिकर्सिव मेंबर एक और होता है जो हम बाद में देखेंगे। रिकर्सिव मेंबर यानी कि आप फाइंड करोगे एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट टू द प्रीवियस लेवल। अभी चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैनेजर आईडी, जीरो एज लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर एंकर मेंबर हो गए आपके टॉप मैनेजर्स, कौन से हो गए, टॉप मैनेजर्स। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयज में से करोगे वेर मैनेजर आईडी इज नल, तो टॉप लेवल के आप एम्प्लॉयज यहाँ पर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर कोई मैनेजर नहीं होता, वो खुद ही टॉप के होते हैं, एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर हमने उन लोगों को यहाँ पर ले लिया, उसके बाद हम यूनियन ऑल कर रहे हैं। याद है यूनियन ऑल से हमें डुप्लीकेट्स भी मिल जाएंगे, यूनियन में डुप्लीकेट जो है वो आपके कैंसिल होते हैं, लेकिन यूनियन ऑल में आपको डुप्लीकेट्स भी मिलते हैं। फिर रिकर्सिव मेंबर है, रिकर्सिव मेंबर में आप सिलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैनेजर आईडी, एंड अब जो है EH डॉट लेवल +1 कर रहे हो, ठीक है। ये आप क्या करो +1, और ये EH क्या है, एम्प्लॉय हायरार्की यानी कि आपका ये रिकर्सिव वाला CTE, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप हायरार्की बाय लेवल शो करोगे, ठीक है। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा, थोड़ा एडवांस्ड कोड हो जाएगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। यहाँ पर जस्ट मुझे रिकर्सिव मेंबर हम कैसे यूज कर रहे हैं वो मुझे बताना था। तो रिकर्सिव यू कैन यूज लाइक दिस बाय यूनियन ऑल एंड ऑल, बट ठीक है। यहाँ पर आप फ्रॉम, एम्प्लॉय आईडी एंड ऑर्डर बाय ऐसे देखे टॉप के लोग जो है यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हो। सो दैट इज हाउ ऑल कंप्लीट आपका जो स्टार्टिंग का पार्ट था ना एसक्यूएल, वो आपका कंप्लीट होता है। अब आपका PL/SQL हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से कर लेंगे, ज्यादा हम लोग टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। एंड या मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो था आपका वो हो गया है, SQL जो है वो आपका हो गया है। अब हम थोड़ा सा और जस्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में घुसते हैं ना, तो इसको एग्जैक्टली वो समझो मत, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स में घुसते हैं बेसिक पढ़ने के बाद, वैसे ही अब हम PL/SQL पढ़ने वाले हैं। तो PL/SQL कुछ भी नहीं है, प्रोसीजरल लैंग्वेज SQL है। प्रोसीजरल लैंग्वेज तो सोचा सुना हुआ लग रहा होगा, तो यस, PL/SQL यानी कि प्रोसीजरल लैंग्वेज SQL, ये ओरेकल का तरीका है टू ऐड प्रोग्रामिंग फीचर्स टू SQL, ठीक है। ये ओरेकल प्रोसीजर है टू एक्सटेंशन टू SQL। तो देखो कभी कभी आप C++ पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो, हो सकता है कि वो एक्सटेंशन या फिर कोई लाइब्रेरी आपने क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली, तो उससे आपके पास क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, है ना। तो फिर आपका जो मतलब जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो थोड़ी एडवांस्ड बन जाती है, क्योंकि उसके पास बेसिक से ज्यादा फीचर्स हैं। तो सिमिलर पैटर्न में SQL का एक्सटेंशन होता है
PL यानी कि PL SQL हम इसको बोलते हैं। तो ये एक एक्सटेंशन है जो हम SQL के अंदर ऐड करते हैं एंड इट कंबाइंस SQL's डेटा मैनिपुलेटिंग पावर विद द प्रोसीजरल लैंग्वेज फीचर्स, मतलब कि प्रोसीजरल लैंग्वेज के फीचर्स अब SQL के अंदर आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज नथिंग बट योर PL SQL। क्लियर है गाइस? तो कुछ नहीं, SQL की पावर को PL यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज की पावर के साथ जोड़ रहे हैं ताकि आप जो है अब और कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट, लूप्स वाले कॉन्सेप्ट, एरर हैंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कर सको। ठीक है, तो ये एक्चुअली अब हम यहाँ पे करेंगे। तो फीचर्स क्या है आपके PL SQL के, देख लो। ब्लॉक स्ट्रक्चर है यानी कि ऑर्गेनाइज्ड इन ब्लॉक्स, मतलब कि आपका जो कोड है अब आप ब्लॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो फॉर मोर क्लैरिटी। फिर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, यानी कि अब आप स्टोर कर पाओगे वैल्यूज को यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या है, इफ देन एल्स और लूप्स। तो अब आप इफ देन एल्स और लूप्स को यूज कर सकते हो ऑब्वियसली अपने फ्लो ऑफ कोड को कंट्रोल करने के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्वियसली देखो अब आप अगर C++ वगैरह पढ़ के आए होगे ना तो ये चीजें आपको कोरिलेट कर रही होंगी। सी एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पता है आप क्या करते हो, एरर हैंडलिंग, अगर ये एरर आने वाला है तो मैं उसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ, तो दैट यू राइट इन योर कोड। फिर कर्सर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो कर्सर्स और ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इनसेम से रिलेटेड। तो कर्सर क्या है, हैंडल करता है क्वेरी रिजल्ट सेट्स को, यानी कि वर्क विथ क्वेरी रिजल्ट सेट्स वन रो एट अ टाइम। ओके, वन रो एट अ टाइम कर्सर काम करता है। सब प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोसीजर्स और फंक्शंस होते हैं, ऑब्वियसली रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स। फिर ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स यानी कि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन ऑन इवेंट्स, यानी कि वो कोड जो कि ऑटोमेटिकली रन होते हैं सर्टन, जब आपका कोई सर्टन डेटाबेस का इवेंट हैपन होता है। तो ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलो बेसिक हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बेसिक PL SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देख लो, बड़े बड़े देख लो, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन और एंड। तो डिक्लेयर में हम क्या करते हैं, डिक्लेयर के अंदर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, कर्सर्स को डिक्लेयर कर सकते हो, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को डिक्लेयर कर सकते हो। फिर है बिगिन, बिगिन क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो होते हैं वो आप यहाँ लिखते हो, मतलब जो मेन पार्ट होता है ना, व्हेन यू राइट द कोड जो रन करता है एग्जैक्टली, इट कैन इंक्लूड SQL कमांड्स जो कि सिलेक्ट इंसर्ट होते हैं, और PL SQL का लॉजिक भी, मतलब लूप्स और इफ स्टेटमेंट्स भी। तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिखते हो। ठीक है, फिर है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग, यानी कि कोई एरर आ सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, this part catches that errors and let you decide what to do next, आप हैंडल करते हो उसको। एंड एट द एंड आप एंड और सेमीकोलन देते हो, दिस मार्क्स कि आपका जो PL SQL ब्लॉक है वो एंड हो चुका है। तो अब आप समझ गए, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन एंड एंड। तो अगर एग्जाम में आता है तो अब आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, एंड आई होप मैंने आपको लर्न करवा दिया है। चलो अब आते हैं आगे, नाउ लेट अस सी स्केलर डेटा टाइप्स। ठीक है, स्केलर डेटा टाइप्स यानी कि जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं ना टू स्टोर सिंगल वैल्यूज, जो एग्जैक्टली हम लोग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह पढ़ते थे C++ के अंदर। तो सिमिलर पैटर्न में PL SQL के डेटा टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्केलर डेटा टाइप। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आप डिक्लेयर करोगे, तो लेट सपोज अगर न्यूमेरिक टाइप्स के हैं, ये क्या है, ये है कमेंट। क्लियर, डबल डैश से आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप वर्कबेंच पे काम कर रहे हो SQL के, कंट्रोल+/ अगर आप प्रेस करोगे तो आपका कमेंट हो जाता है। ओके, न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ पे दी एंड नंबर 6 दे दिया, इसका मतलब ये स्टोर करेगा नंबर्स को अप टू 6 डिजिट्स। तो मेरी जो एम्प्लॉय आईडी अगर वो 6 डिजिट्स की है तो मैं डायरेक्टली 6 यहाँ पर स्टोर कर सकती हूँ। तो दिस विल स्टोर नंबर्स अप टू, यानी कि मैक्सिमम 6 आपके यहाँ पर डिजिट्स आ सकते हैं। तो कैसे हुआ ये, नंबर से। तो ये क्या है, नंबर टाइप है, नंबर डेटा टाइप है। तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गई। अब सैलरी, तो सैलरी के अंदर देख लो अभी ये क्या है, 8 और 2 क्या है, तो ये स्टोर करेगा नंबर्स विथ 8 डिजिट्स, 8 डिजिट्स टोटल एंड 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल्स। तो ऐसे आपकी सैलरी जो है वो स्टोर होगी, सैलरी स्टोर होगी। अब ये मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम इतनी सैलरी स्टोर होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। नाउ बोनस, हमने बोनस भी ऐड कर रखा है, बाइनरी इंटीजर हम लोग इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बाइनरी इंटीजर, क्योंकि बोनस हमेशा होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर। तो यहाँ पर आप होल नंबर को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए आप बाइनरी इंटीजर का यहाँ पे यूज करते हो। तो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर। ठीक है, नंबर, नंबर, बाइनरी इंटीजर। तो यहाँ पर आपके कितने डिजिट्स होंगे, कितने डिजिट्स, कितने डेसिमल्स होंगे, और ये होल नंबर्स के लिए, किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब
कैरेक्टर टाइप की बात करें तो कैरेक्टर टाइप्स देखो, आपने वेर केयर देखा होगा, ऑब्वियसली सिमिलर है, वेर केयर 2। तो यहाँ पर स्टोर कर पाते हो आप टेक्स्ट को अप टू 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय नेम अभी मुझे यहाँ पर करवाना है, ठीक है। उसके बाद है मिडल इनिशियल, मतलब ये नाम दिया है मैंने एंड उसका कैरेक्टर दिया है 1, मतलब कि यहाँ पर आप एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर स्टोर करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर स्टोर करोगे। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा है अभी। अब डेट टाइप देख लेते हैं। डेट टाइप यानी कि डेट, एग्जैक्टली डेट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हायर के अंदर फिर आपने डेट लिख दिया। तो ये जो डेट है ना, ये डेट क्या करेगी, स्टोर करेगी डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, करंट जो सिस्टम की डेट होगी ना एग्जैक्टली वो। फिर बुलियन टाइप, ऑब्वियसली आपको पता है बुलियन, तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा ट्रू को या फिर फॉल्स को, मतलब क्या वो एम्प्लॉय, लेट सपोज वो मैनेजर है या नहीं है, सिंपल ऐसे आप यहाँ पर स्टोर करोगे। फिर लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप्स होते हैं आपके पास, क्या होते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप्स। तो यहाँ पर है रिज्यूम में आपने किया हुआ है सी लॉब। सी लॉब क्या करेगा, ये स्टोर करेगा लार्ज टेक्स्ट डेटा को, लार्ज टेक्स्ट डेटा, लार्ज टेक्स्ट डेटा। तो आपका रेज्यूमे जो होता है, आपका जो रेज्यूमे होता है, क्या वो पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में होता है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट होता है, तो लार्ज टेक्स्ट फॉर्मेट होता है वो, तो उसको हम लोग इसमें स्टोर करेंगे एंड उसका डेटा टाइप आपने देख लिया। अगर आपको फोटो चाहिए तो ऑब्वियसली ये बी लॉग क्या है, ये बी लॉग है लार्ज बाइनरी डेटा के लिए। लार्ज बाइनरी डेटा, बाइनरी के अंदर आप समझ पाते हो कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो अगर आपको फोटो स्टोर करना है तो आप लार्ज बाइनरी डेटा को स्टोर करोगे। एग्जैक्टली यही थे आपके क्या, आपके, अब देखो अगर आपको बिगिन के अंदर जो भी कोड अपना लॉजिक लिखना है वो लिख सकते हो, एंड कर सकते हो, लेकिन ये जो था ना, ये डिक्लेयर के अंदर आपके ये सारे डेटा टाइप्स हैं। नंबर के अंदर नंबर, नंबर बाइनरी नंबर देख लिए, कैरेक्टर के अंदर वेर केयर 2 कैर हो गया, फिर यहाँ पर डेट हो गया, फिर बुलियन हो गया आपका, उसके बाद सीलॉब और बी लॉब है, आप चाहो तो क्लॉब ब्लॉब भी बोल सकते हो। तो दिस वाज द डेटा टाइप्स, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा, कभी कभी हमारे कोड में भी आ गया है बीच में, है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं ये वाला टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है, ये टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर के अंदर ये क्या क्या है, वेरिएबल इनहेरिट्स डेटा टाइप फ्रॉम टेबल कॉलम, यानी कि अब क्या करोगे, दिस लेट्स अ वेरिएबल गेट इट्स डेटा टाइप फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम, एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम से ही अपना डेटा टाइप चूज कर लो। तो इससे आपका जो कोड है वो कंसिस्टेंट रहता है अपने टेबल, अगर आपका टेबल चेंज हो गया, सपोज आपने टेबल का वेरिएबल डेटा टाइप चेंज कर दिया, तो उस टाइप में आपका डायरेक्टली इधर भी चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चीजें रखोगे तो फिर आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, समझ गए ना अब मैंने क्या बोला। आपके टेबल का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो वही कॉलम का जो डेटा टाइप है वो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम खुद से अपना कोई डेटा टाइप नहीं दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पर भी चेंज होगा, एग्जैक्टली तो यहाँ पर इस फर्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉयज डॉट सैलरी, एंड फिर हम यहाँ पर ये दे के टाइप, परसेंटेज टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल के पास इट हैज सेम टाइप एज सैलरी कॉलम, जो है ना आपका सैलरी का कॉलम, सिमिलरली आपके एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो सैलरी का कॉलम है उसी की तरह आपका जो ये एम्प्लॉय सैलरी वेरिएबल मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो उसका टाइप कैसे हो जाएगा, जो आपकी एम्प्लॉयज टेबल में सैलरी कॉलम का टाइप है ना, वही एम्प्लॉय सैलरी का टाइप हो जाएगा। सिमिलरली एम्प्लॉयज टेबल में जो फर्स्ट नेम का टाइप है वही हमारे एम्प्लॉय नेम का टाइप हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या करते हो, आप ये टाइप एट्रीब्यूट को यूज करते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। बिगिन के अंदर हम कर सकते हैं अपना सिलेक्ट क्वेरी, जो अभी हमने एसक्यूएल में पढ़ी एग्जैक्टली वैसे ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ना, कितना ज्यादा सिंपल है। सो दिस इज हाउ यू डू। नाउ लेट अस सी रो टाइप एट्रीब्यूट। तो इससे ना अब क्या कर पाते हो, इट लेट्स वेरिएबल होल्ड एन एंटायर रो फ्रॉम अ टेबल, मतलब कि एंटायर रो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक वेरिएबल वो पूरी की पूरी रो को क्या करेगा, स्टोर करेगा, पूरी रो को स्टोर करेगा, चाहे उसमें कितने भी आपके कॉलम्स हो, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम रो टाइप से क्या करते हैं, रो टाइप एट्रीब्यूट से आप सिंपली इससे पूरी एंटायर रो का जो डेटा है वो एक ही वेरिएबल में स्टोर कर पाते हो। तो एम्प्लॉयज के अंदर जो रो टाइप का डेटा है वो आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर स्टोर कर रहे हो, मतलब कि एक एक क्या कहते हैं, वेरिएबल आप ऐसे बना लो, उसमें एक रो का डेटा है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑल करके यहाँ पर फिर उसके बाद सारी आप यहाँ पर कर पा रहे हो, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि एक रो का डेटा आप एक वेरिएबल में स्टोर कर पाओगे, दैट इज योर एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो उसको हम बोलते हैं रो टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके करना।
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू। फिर आता है आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, देख लेते हैं। चलो अभी के लिए हाँ, यहाँ पर आपके पास डीबीएमएस आउटपुट वगैरह भी है। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, कुछ भी नहीं है। डीबीएमएस आउटपुट लाइन और फिर आपने नेम के अंदर फिर ये ऐसे दे दिया है एम्प्लॉय रिकॉर्ड फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा आपका फर्स्ट नेम। क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट नेम प्रिंट होगा एंड यहाँ पे आपकी सैलरी प्रिंट होगी। तो ये आउटपुट दिखाने का तरीका है, मतलब प्रिंट करवाना है अगर हमें कुछ और लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पहले नेम दिया, जैसे कि मैं हमने मेन्यू ड्रिवन के अंदर करते हैं, तो पहले हमने यहाँ पे दे दिया नेम ऐसे दिखा और उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉर्ड का फर्स्ट नेम जो है इसमें पुट कर दो। तो एग्जैक्टली जैसे पाइथन सी प्लस प्लस में होता है, ठीक है। सो और हाँ, यहाँ पर आपको इनटू यूज करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना इनटू, तो ये इनटू आप यूज करोगे जो कि आपकी क्वेरी रिजल्ट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। ऐसे यू हैव टू डू। नाउ लेट अस सी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो आपको पता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? इफ देन एल्स होते हैं, ठीक है। तो इफ देन एल्स के अंदर हम कैसे करते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखो। इफ एल्स या इफ एलिफ एल्स नहीं होता है, यहाँ पर इफ देन एल्स होता है। किसमें? एसक्यूएल में। तो इससे इट हेल्प्स अस रन डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशंस आपके पास होती हैं, अब आपको एक्चुअली पता है इफ एल्स कैसे काम करता है, तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच। तो देखो सबसे पहले अब याद रखो, पीएल एसक्यूएल के अंदर हमेशा आप डिक्लेयर बिगिन है तो आप क्या करोगे, वो क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड उसके बाद एंड, ठीक है। अदरवाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे। अब यहाँ पर देख लो, डिक्लेयर कर रहे हो आप चीजें, तो सबसे पहले आप एम्प्लॉय सैलरी नंबर डिक्लेयर कर दिया, बोनस नंबर डिक्लेयर कर लिया। तो जैसे इंटीजर काम करता है ना, सेम आपका यहाँ पे एसक्यूएल में नंबर काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया, एम्प्लॉय सैलरी और बोनस। अब बिगिन में जाके आप सिलेक्ट कर रहे हो सैलरी, ठीक है, सैलरी इनटू एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल फॉर एम्प्लॉय आईडी 100। एम्प्लॉयज टेबल में से आप एम्प्लॉय आईडी जो 100 है वो कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, एम्प्लॉय सैलरी के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। अब इफ एम्प्लॉय सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 80,000 है, देखो इफ एल्स कैसे काम कर रहा है। इफ एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000 देन आप क्या करोगे, बोनस के अंदर, बोनस के अंदर यू आर डूइंग 15% का हाई, मतलब एक्स्ट्रा आप कर दे रहे हो, सैलरी में 15% आप ऐड कर दे रहे हो अगर 80,000 से ज्यादा है तो। एल्स इफ, देखो कैसे लिखा जा रहा है, एल्स इफ, डोंट राइट एल्स के बीच में ई, ओके। एल्स इफ अगर एम्प्लॉय सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 60,000 है, देन आप बोनस में एम्प्लॉय सैलरी को क्या कर रहे हो, 10% से इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। एल्स आप क्या कर रहे हो, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली 5% का क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो बोनस में, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड एट लास्ट अगर आपको प्रिंट करवाना है तो बोनस देके आप प्रिंट करवाओगे। ये देखो कैसे लिखते हैं हम, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, डॉट पुट लाइन, तो इससे आपकी जो बोनस अमाउंट है वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ऐसे आप करते हो। अब अगर केस स्टेटमेंट है, याद करो स्विच स्टेटमेंट आपको याद आ गया होगा अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, इवन मुझसे पढ़ा होगा तो डिक्लेयर है, तो ग्रेड आपने क्या किया है, कैरेक्टर आपने डिफाइन किया है विथ वंस एंड यहाँ पर आपने उसको दे दिया है बी, ठीक है, बी दे दिया है आपने। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन जो है आपका वो 20 कैरेक्टर्स का है, ठीक है। तो अभी देखो केस स्टेटमेंट क्या करता है, एक ऑप्शन चूज करता है फ्रॉम मेनी बेस्ड ऑन वैल्यू, जो भी मैच कर जाए, है ना। ग्रेड के डिस्क्रिप्शन से अगर मैच कर जाए तो वो आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। मतलब अगर ग्रेड ए है, सी केस आपने ग्रेड यहाँ पर डिफाइन कर दिया, व्हेन ए, देन डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा एक्सेलेंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है व्हेन, क्या है, व्हेन। तो डिक्लेयर के अंदर तो आपने डिक्लेयर कर दिया, बिगिन में आप क्या करो, अब केस ग्रेड जो है यहाँ पर आप क्या करो, स्टार्ट कर रहे हो अपनी चेकिंग वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन ग्रेड। अगर ग्रेड के अंदर ए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सेलेंट प्रिंट होके मिलना चाहिए। इफ इट इज बी देन गुड, देन सी, अगर एवरेज, फिर एवरेज डी है तो बिलो एवरेज, एफ है तो फेल, एल्स इनवैलिड ग्रेड, देन एंड केस। तो ऐसे आप क्या करते हो, आप स्विच स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैं बोल सकती हूँ, लेकिन केस स्टेटमेंट इसको बोला जाता है एसक्यूएल में, यू कैन परफॉर्म, है ना, बहुत सिंपल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लूप्स। देखो यहाँ पे ये प्रिंट वाली लाइन है, अभी आप समझ गए हो। अब लूप्स देख लो, लूप्स का आपको मतलब पता है, अगर आपको कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है अंटिल कोई कंडीशन आपने दे दी है, अगर वो मेट हो जाए तो आपको वो रोक देना है अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपका बेसिक लूप आता है, तो बेसिक लूप आप कैसे करते हो, देखो बेसिक लूप में आप डिक्लेयर कर दिया आपने एक वेरिएबल काउंटर जो कि नंबर है एंड वो स्टार्ट कैसे हो रहा है 1 से। देखो असाइन करने के लिए हम ये यूज करते हैं,
ठीक है, आपने इनिशियलाइज कर दिया अपने काउंटर को बाय 1। अब बिगिन करो, तो पहले आप क्या लिखोगे, लूप लिखोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा। मैं इनफाइनाइट लूप क्यों बोल रही हूँ, देखो अब यहाँ पर आपने कुछ प्रिंट करवा दिया कि काउंटर है ये, मतलब जो भी काउंटर है आपने 1 से स्टार्ट किया, अब यहाँ पर आप करोगे, ठीक है। उसकी कंडीशन आपने दे दी, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। अब आपको कंडीशन देनी है, एग्जिट कब होना चाहिए वो आपको कंडीशन देनी है। तो एग्जिट व्हेन काउंटर ग्रेटर देन 5 हो जाए, मतलब कि जो काउंटर है वो अगर 5 से ग्रेटर हो जाए तब आपको एंड कर देना है। एंड दिस इज हाउ एंड लूप यू हैव टू डू, एंड आपके PL/SQL ब्लॉक का एंड, ठीक है। तो ये लूप क्या करेगा, लूप विल स्टार्ट अ लूप दैट रन्स अंटिल एक्सप्लिसिटली उसको स्टॉप किया जाए, एंड एग्जिट कर देना है जब आपका कोई ब्रेक हो जाए ना लूप में, बेस्ड ऑन ए कंडीशन दैट यू हैव टू डू। सो दिस इज हाउ द बेसिक लूप वर्क्स। अब व्हाइल लूप देख लो, क्या आपको C++ की याद आ रही है एसक्यूएल करते हुए, मुझे तो बहुत आ रही है, क्योंकि आई हैव डन माय DSA इन C++ नॉट जावा। चलो, व्हाइल लूप में भी अब आपके जावा पाइथन में भी यही सारे लूप्स है, राइट। चलो, व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो डिक्लेयर कर दिया हमने, काउंटर इनिशियलाइज कर दिया बाय 1। अब व्हाइल लूप में हम व्हाइल को यूज करेंगे, याद रखो जो कोड रन करना है वो आपके बिगिन से स्टार्ट होता है। व्हाइल काउंटर आपका जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लूप लिखना है। मतलब कि आप लूप कहाँ से कर रहे हो, ये इनिशियलाइजेशन है, ये एंडिंग है, मतलब 1 से 5 तक आपका लूप चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे किसको, काउंटर को। तो आप एक एक करंट नंबर को क्या करते रहोगे, प्रिंट करते रहोगे, एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा, एंड दैट्स इट, एंड लूप एंड, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू। ये स्लैश मत डालना, ओके, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर आ गई है, डोंट नो कोड कॉपी करते वक्त, ठीक है। तो आई होप यू गॉट, ओके, कैसे व्हाइल करता है। व्हाइल क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है बिफोर ईच आइटरेशन, बिफोर ईच आइटरेशन, ठीक है। अब आ जाओ फॉर लूप पे। तो फॉर लूप है, बिगिन करोगे, एंड हाँ, आपको पता ही होगा कि व्हाइल लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, पता होगा। चलो, फॉर लूप जो बहुत ज्यादा यूज होता है, अब यहाँ पर भी सिंटैक्स बहुत सिमिलर है, देख लो, बिगिन के अंदर फॉर आई इन 1.1 से लेके 5 तक, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर लूप कहाँ से होगा, 1 से 5 तक आपका लूप होगा। देखो कैसे दिखा रहे हैं, 1 डॉट डॉट और 5। तो ये 1 जो है आपका, ये क्या है, स्टार्टिंग, डॉट डॉट 5 जो है, 5 जो है ये है आपका एंड, ठीक है, एंड, और ये है आपका स्टार्ट। तो यहाँ से आप स्टार्ट हो गए, यहाँ पे आप एंड हो गए, और आपने लूप भी बता दिया है, ठीक है। फिर आपको प्रिंट करना है काउंट के आई को, क्या प्रिंट करना है, इस आई को प्रिंट करना है, एंड लूप। तो बस इतू से लूप से आप क्या कर पाओगे, वही 1 to 5 प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। आई होप यू गॉट। अब रिवर्स फॉर लूप भी आप रन कर सकते हो, जस्ट यही चीज के पहले, मतलब 1 डॉट डॉट 5 से पहले आपको यहाँ पे रिवर्स लिख देना है। सो दिस मेक्स द लूप काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 5 to 1। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको समझा है। नाउ ये रिवर्स काउंट को प्रिंट करवाने वाला था। नाउ स्टोर्ड प्रोसीजर्स देख लेते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर्स, तो अगर आपको प्रोसीजर क्रिएट करना है, प्रोसीजर यानी कि फंक्शन टाइप ही आपका होता है, तो एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है, दैट यू कैन रन एनी टाइम टू परफॉर्म अ टास्क। आपने पहले उसको क्रिएट कर दिया या फिर ऑलरेडी वो पहले से क्रिएटेड है, अब जस्ट आपको उसको कॉल करना है, रन करना है एनी टाइम उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो सिंपल क्या है आपका प्रोसीजर, एग्जांपल देख लो। सिंपल प्रोसीजर है आपका क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर का नाम है ग्रीट एम्प्लॉई, एंड एम्प्लॉई नेम इन varchar2 इज बिगिन। फिर आप ये प्रिंट करवा रहे हो, एंड देन एंड करके यहाँ पर उसको कॉल कर रहे हो। तो देखो, ये क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर क्या करेगा, ये आपका डेफिनेशन है टू स्टार्ट अ प्रोसीजर। यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो एक प्रोसीजर को, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम इन वेरकेयर क्या है, ये आपके इनपुट पैरामीटर्स हैं ऑफ टेक्स्ट टाइप, इसीलिए वेरकेयर इसका जो टेक्स्ट है। याद रखो, ऐसे आप क्या करते हो, जैसे फंक्शन में आप नहीं पैरामीटर्स डिफाइन करते हो, सेम पैरामीटर्स यहाँ पे आपने डिफाइन करे हुए हैं, ठीक है। फिर इज, फिर बिगिन आप करके यहाँ पर उस चीज को प्रिंट कराओगे, जो कि मुझे एम्प्लॉय नेम के बाद एक्सक्लेमेशन को प्रिंट करवाना है, जो मैसेज है वो मैं प्रिंट करवा रही हूँ। एंड ग्रीट एम्प्लॉय,
यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो अपने मतलब या रन कर रहे हो अपने प्रोसीजर को, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, अ सिंपल प्रोसीजर। अब अगर प्रोसीजर विथ पैरामीटर्स है, मतलब अब आपको पैरामीटर्स भी देने हैं, तो उस केस में आप क्या करते हो, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, उस प्रोसीजर का नाम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर आ जाते हो, फिर आपके पास इन नंबर है, मतलब ये एम्प्लॉय आईडी इन नंबर आप क्रिएट कर रहे हो। देखो पैरामीटर्स आपके कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स के अंदर आपने इन नंबर और इंक्रीमेंट परसेंट इन नंबर, तो इन आपको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन आपको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है और जो इंक्रीमेंट परसेंट है, ये इनपुट के पैरामीटर्स हैं, इसलिए इनके लिए पहले इन लिखा है एंड उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखा है, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, इज करके आप करंट सैलरी नंबर कर रहे हो, मतलब कि अब आपने क्या कर दिया, करंट सैलरी कर दी। करंट सैलरी आप फेच करोगे, जो भी आपके सिलेक्ट में से आएगा वो आप यहाँ पर स्टोर करोगे, लाइक एन आउटपुट वन। अब बिगिन में आपको करंट सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो आप सिलेक्ट करोगे सैलरी इनटू करंट सैलरी, ठीक है। तो सिलेक्ट इनटू क्या करेगा, आपकी करंट सैलरी के अंदर जो है सैलरी को पुट कर देगा। फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पर वो कंडीशन दे दी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट सैलरी करोगे, अपडेट सैलरी करके आपको जो इंक्रीमेंट करना है वो करोगे, एंड दैट्स इट, द थिंग्स वर्क। तो यहाँ पर आपने समझ लिया, आपका जो मतलब था पैरामीटर्स को यूज करना, तो ये आप ऐसे पैरामीटर्स इनपुट वाले डिफाइन करते हो, एंड ऐसे आप लोग आउटपुट वाला डिफाइन करते हो, एंड ऐसे उसके अंदर जो है ना एक एक चीज रखते हो। सो दैट इज हाउ यू डू, ओके। अब ये कमिट है, कमिट क्या है, देखो कभी कभी ना एसक्यूएल के अंदर बेसिकली कोई अंडू वाला ऑप्शन नहीं होता। एसक्यूएल के अंदर अंडू वाला कोई मैनुअली ऑप्शन नहीं होता कि आपने जो पहले चेंजेस कर दिए हैं, अगर आपने कोई पूरी टेबल ही उड़ा दी है तो नो ऑप्शन, आप टेबल को वापस नहीं ला सकते। लेकिन एक ऑप्शन, जैसे अगर हम गिटहब यूज करते हो तो हमें पता होगा कमिट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हमने कमिट कर दिया, सिंपल, यहाँ पर अगर हम कमिट करते हैं तो इसका मतलब कि अब हम सेव कर रहे हैं चेंजेस को। लेकिन उस कमिट को भी अप्लाई करने के लिए आपको पहले सी आई विल टेल यू, अभी के लिए तो यू हैव टू जस्ट राइट कमिट। पहले तो आप ऑटो कमिट को जो है ना 0 सेट करते हो, आई थिंक वो इसके अंदर लिखा नहीं है, बट ऑटो कमिट को आप 0 सेट करते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हो, कमिट कर पाते हो। आपने कमिट कर दिया मतलब कि चेंजेस सेव कर दी। उसके बाद अब आपने ये जो सेव है ना, चेंजेस यहाँ तक हो गई है, उसके बाद आपने कुछ भी किया, अगर आपने पूरी टेबल को डिलीट कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप रोल बैक कर देते हो, तो आप वापस से इस स्टेज पे आ जाओगे जहां पर आपने चेंजेस सेव करी थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब आप बहुत बड़े डेटा से डील कर रहे हो, कंपनी के डेटा से डील कर रहे हो, एंड मतलब आपको डर है कि कहीं मैं गलती ना कर दूं, तो हर बात पे आप कमिट कर सकते हो। अगर आपके बॉस ने बोल दिया कि यहाँ तक ठीक है, ठीक है, तो अब आप इस चीज को कमिट कर दो कि अगर बाद में मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं, है ना। सो दिस इज हाउ यू डू। अब यहाँ पर देख लो एक्सेप्शन भी जो है यहाँ पर हैंडल किया गया है। तो अगर कोई डेटा फाउंड नहीं होता है, व्हेन नो डेटा फाउंड, देन आप डीबीएमएस आउटपुट में नो दिखा सकते हो, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। एंड व्हेन अदर्स, यानी कि अगर कुछ और ही है तो फिर आप रोल बैक कर सकते हो इस कमिट पर, एंड आप एरर अपडेटिंग सैलरी दिखा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू योर प्रोसीजर्स विद पैरामीटर्स, जिसमें आप सैलरी अपडेट करने वाला फंक्शन लिख रहे हो। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोसीजर विदाउट एज वेल, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, सी प्रोसीजर विदाउट, प्रोसीजर विद आउट पैरामीटर। तो यहाँ पर क्या है, आप एम्प्लॉय की इन्फो निकाल रहे हो, एम्प्लॉय की इन्फो निकाल रहे हो। तो देख लो, अब आप ना सिंपल ये पढ़ सकते हो, एंड आई थिंक कि आप समझ लोगे। अब मुझे एक एक लाइन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एंड यहाँ पर आप बिगिन कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, है ना। जो भी ये चीजें हैं ये सिलेक्ट कर रहे हो, एंड उसके बाद एक्सेप्शन के अंदर लिख रहे हो, अगर ये सब चीजें नहीं है तो नॉट फाउंड दिखा देना, एंड एट लास्ट आप कॉल भी कर रहे हो, कॉलिंग प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू, आई थिंक इट इज डन नाउ। अब फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस आपको पता है क्या होते हैं। फंक्शन इज अ नेम्ड पीएलएसक्यूएल ब्लॉक। फंक्शन आपका जो है ना पीएलएसक्यूएल का नेम्ड ब्लॉक है, दैट परफॉर्म्स अ टास्क एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, दैट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। तो एग्जैक्टली जैसे प्रोसीजर काम करता है, बट मोस्ट ऑफन दिस इज अ फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन आप लिखते हो, पहले क्या लिखते थे, प्रोसीजर लिखते थे। तो फंक्शन लिखते हो, उसका नाम लिखते हो, उसके पैरामीटर्स देते हो, फिर रिटर्न क्या करना है वो लिखते हो। तो मेन बात है रिटर्न करने वाली, अगर आपको कोई चीज रिटर्न करवानी है यहाँ पर, सो दैट टाइम यू डू। तो यहाँ पर स्टार्ट फंक्शन क्रिएट होता है इससे,
ठीक है। मंथली सैलरी यहाँ पर जो आपने लिखा है ये मंथली सैलरी नंबर, ये है आपका इनपुट पैरामीटर। उसके बाद रिटर्न नंबर है आपका, विच मीन्स फंक्शन विल रिटर्न अ नंबर, ओके। देन रिटर्न मंथली सैलरी इंटू 12, मतलब कि अब आप रिटर्न कर रहे हो यहाँ पर एनुअल सैलरी। यहाँ से आपने नंबर तो रिटर्न कर लिया, अब यहाँ पर जस्ट आप अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो तो आपको मंथली सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। सॉरी एनुअल सैलरी आपको मिल जाएगी, मंथली में आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाय 12। आई होप आपको फीलिंग समझ में आ गई है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। रिटर्न अगर आप कर पा रहे हो तो आपको फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर आपको चाहिए तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर देखो, आप पहले नंबर देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है ये आपने वेरकेर दे दिया है। लाइक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग एम्प्लॉय आईडी ग्रेड, सॉरी एम्प्लॉय की ग्रेड बाय बेस्ड ऑन द सैलरी, तो ग्रेड हम दे रहे हैं। तो पहले तो नंबर है, उसके बाद वेरकेर 2 1 है जो कि ग्रेड के लिए, तो सैलरी और ग्रेड दे रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे, एंड अगर सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है तो ग्रेड ए दे देंगे, 60,000 से ऊपर है तो बी दे देंगे, 40 के ऊपर है तो सी दे देंगे, एल्स डी दे देंगे, एंड इफ, और रिटर्न कर देंगे एट लास्ट में ग्रेड को। चाहिए तो हम आप एक्सेप्शन भी दिखा सकते हैं, अगर कोई डेटा नहीं है तो एक्स रिटर्न कर दो, मतलब एम्प्लॉय नॉट फाउंड, एंड एंड करके उस फंक्शन को वापस कॉल कर देंगे। दिस इज हाउ द फंक्शंस वर्क। और यहाँ पर देख लो यूजिंग फंक्शन इन एसक्यूएल, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट करो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, सैलरी एज एनुअल सैलरी एज ईयरली सैलरी, गेट एम्प्लॉय ग्रेड एज ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर फंक्शंस कैन बी कॉल्ड इन नॉर्मल एसक्यूएल ऑल्सो, मतलब जो ऊपर हमने फंक्शंस बनाए हैं ना ये आप डायरेक्टली एसक्यूएल के अंदर कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेयर द फंक्शंस आर एप्लीकेबल। नाउ लेट अस कम ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर कर्सर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से के लिए। तो कर्सर्स आर यूज टू प्रोसेस क्वेरी रिजल्ट्स रो बाय रो। तो रो बाय रो अगर हमें क्वेरी को प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें कर्सर्स का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली कर्सर्स से ना हम एक प्रोसेस कर पाते हैं अपने क्वेरी के रिजल्ट्स को 1 रो एट अ टाइम, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स हैं, हम देखो इम्प्लीसिट कर्सर है आपके पास। तो इम्प्लीसिट कर्सर जो होते हैं ना ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं बाय ओरेकल फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो इनको हम जो है इम्प्लीसिट कर्सर बोलते हैं। अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, व्हाट इज अ कर्सर। कर्सर से जो है आप क्वेरी के जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रोसेस कर पाते हो रो बाय रो, ठीक है, 1 रो एट अ टाइम। और जो इम्प्लीसिट कर्सर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं बाय ओरेकल फॉर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझो। आपने डिक्लेयर कर दिया क्या, एम्प्लॉय काउंट वेरिएबल को विच इज नंबर फॉर्मेट, तो वेरिएबल दैट विल स्टोर नंबर ऑफ रोज अपडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, उसके बाद अपडेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, अपडेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, एंड उनकी जो सैलरी है उस सैलरी के अंदर क्या कर दे रहे हैं, 10% का इंक्रीज कर दे रहे हैं सैलरी के अंदर। लेकिन यस वेयर के अंदर डिपार्टमेंट आईटी है, मतलब आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को 10% से बढ़ा दो, ठीक है। और एम्प्लॉय काउंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो एम्प्लॉय काउंट के अंदर हम एसक्यूएल देन हमारा परसेंटेज वाला एंड रो काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आपको नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी जिसमें आपने जो है ना ये लास्ट क्वेरी जो आपकी रन हुई है, लास्ट क्वेरी कौन सी रन हुई है, ये वाली, तो कितने रोज में आपका ये जो है अफेक्ट हुआ है, मतलब कितने रोज की सैलरी अपडेट हुई है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आप प्रिंट करवा दोगे कि एम्प्लॉयज जो है वो अपडेटेड, जो भी एम्प्लॉय काउंट आपको मिलेगा ऑब्वियसली कितने रो अफेक्ट हुए हैं वो आपका एम्प्लॉय काउंट होगा ना जिनकी सैलरी इंक्रीज हुई है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे एंड एट लास्ट लिख दोगे एम्प्लॉयज अपडेटेड। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो इफ एसक्यूएल फाउंड, देन आप क्या करोगे, ये दिखाओगे अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि इफ एनी रोज वाज अफेक्टेड, एंड एल्स आप लिख दोगे नो एम्प्लॉइज अपडेटेड। अगर रो अफेक्ट हुई है तो अपडेटेड, नो रो कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुई है तो नॉट, नो एम्प्लॉइज अपडेटेड, एंड एंड इफ कर दोगे एंड एंड कर दोगे। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो सिंपली क्या किया हमने यहाँ पर हमने अपडेट करने का काम किया, लेकिन लाइन बाय लाइन अपडेट करने का काम किया। तो यहाँ पर इंक्रीज क्या किया, सबसे पहले हमने आईटी एम्प्लॉइज को 10% की सैलरी से इंक्रीज कर दिया। उसके बाद एसक्यूएल रो काउंट से हमने क्या किया, ये जो है हमारे नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड
सिलेक्टेड का जो नंबर है वो होल्ड करके रख रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमने स्टोर कर लिया एम्प्लॉय काउंट के अंदर। एंड अगर एसक्यूएल नॉट मतलब एसक्यूएल फाउंड, तो इस केस में हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे इफ द लास्ट जो एसक्यूएल स्टेटमेंट अफेक्ट हुआ है एटलीस्ट उसने एक रो पे भी अफेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको अपडेट सक्सेसफुली दिखेगा, अदरवाइज आपको नो एम्प्लॉयज अपडेटेड यानी फॉल्स मिलेगा। एंड आप क्या करोगे, इफ कंडीशन जो है मैसेज को अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रिंट कर देगी। तो ऐसे आपके इम्प्लिसिट जो है ना कर्सर्स वो काम करते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ एक्सप्लिसिट कर्सर्स देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर्स का काम क्या है, तो एक्सप्लिसिट कर्सर से आप कंट्रोल करते हो, दे लेट्स अस कंट्रोल फेचिंग रोज वन बाय वन फ्रॉम क्वेरी रिजल्ट। मतलब क्वेरी रिजल्ट में से हम एक एक करके रोज को क्या कर पाते हैं, फेच कर पाते हैं। वहां पर तो हमें डायरेक्टली हमें काउंट मिल जा रहा था, रो बाय रो हो रहा था, लेकिन फिर भी एट लास्ट काउंट मिल रहा था। बट एक्सप्लिसिट में व्हाट वी आर एबल टू डू, वी आर एबल टू कंट्रोल, है ना, कंट्रोल हम यहाँ पे कर पाएंगे जो भी रोज आपकी फेच हो रही है वन बाय वन फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट। तो इसका एग्जांपल देख लो, डिक्लेयर, आपने कर्सर डिक्लेयर किया है एम्प्लॉय कर्सर, ठीक है, इज, ठीक है। अब ऐसे क्या कर रहे हो देख लो, याद रखो ऐसे आप कर्सर, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट होता तो हम उसको क्रिएट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता। यहाँ पर यू हैव टू क्रिएट इट बिकॉज इट इज एक्सप्लिसिट कर्सर। तो कर्सर एम्प्लॉय कर्सर इज, हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी है, फ्रॉम एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट आईटी है, ठीक है। तो कर्सर सिलेक्ट क्या करेगा, आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मे बी इट वाज यस रिकॉर्ड, एम्प्लॉय कर्सर को हमने यहाँ पे कॉल किया एंड रो टाइप लिखा। तो इससे क्या होगा, ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया है एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। ये वेरिएबल होल्ड करेगा वन रो फ्रॉम द कर्सर, तो एक रो को ये यहाँ पर होल्ड करके रखेगा, क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, ओपन कर लेंगे हम एम्प्लॉय कर्सर को, मतलब एक एक रो करके, अब यहाँ से एक एक रो करके इसमें आएगी एंड फिर हम यहाँ से ओपन करेंगे इसको। ओपन करने के बाद मैंने लूप लगा दिया एंड लूप में मैं क्या कर रही हूँ, फेच एम्प्लॉय कर्सर यानी कि हमारा कर्सर ही एंड इनटू एम्प्लॉय रिकॉर्ड, मतलब कि अब मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर उसको फेच कर लूंगी, रिट्राइव कर लूंगी नेक्स्ट रो को इनटू द वेरिएबल। क्यों मैंने बोला है ना, एक वेरिएबल में हम क्या करते हैं, पूरी रो की जो डेटा है वो स्टोर करेंगे। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड में हम क्या कर लेंगे, इसको रिट्राइव कर लेंगे। फिर एग्जिट व्हेन एम्प्लॉय कर्सर नॉट फाउंड, मतलब कि जब आपका लूप एंड हो जाएगा व्हेन नो रोज रिमेन, ओके। देन हम प्रिंट करवाएंगे क्या, एम्प्लॉय करके उसका फर्स्ट नेम, फिर उसका लास्ट नेम, फिर उसकी सैलरी, ठीक है, दैट्स इट। ये प्रिंटिंग वाला काम हो गया। फिर हम उसको क्लोज कर एंड कर देंगे एंड एम्प्लॉय कर्सर को क्लोज कर देंगे। सो दिस इज हाउ एक्सप्लिसिट कर्सर्स वर्क। तो एक्सप्लिसिट कर्सर्स को हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे बनाना पड़ता है। याद रखो ये जो है ना, ये रो टाइप, ये जो है ना रो टाइप, इसमें क्या हो रहा है, आप डिक्लेयर किया आपने ये वेरिएबल एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वेरिएबल मैच करेगा एक रो को फ्रॉम द कर्सर। तो एक एक रो आप यहाँ पर दे रहे हो आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव एंड यू विल हैव कर्सर फॉर लूप, ठीक है। कर्सर फॉर लूप है आपके पास। तो यहाँ पर कर्सर में आप फॉर लूप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, तो आपके पास आपने डिक्लेयर कर दिया, कर्सर आपने बना दिया। तो ये कौन सा एक्सप्लिसिट कर्सर है, इसमें सिलेक्ट करो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट जो आईटी एग्जैक्टली सेम। अब यहाँ पे आप बिगिन करोगे तो फॉर लूप से देखो, फॉर एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय कर्सर, देखो ये बहुत इजी वे है जो हमने पहले किया ना, पहले जो हमने किया यहाँ पे। सो ये जो इतना बड़ा आपको लग रहा होगा, ये बहुत टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये देखो फॉर लूप से कितना सिंपल है। आपने एम्प्लॉय कर्सर में एक एक करके क्या ले रहे हो, रोज ले रहे हो। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड एक है आपका, जिसमें अगर वो इन एम्प्लॉय कर्सर के अंदर है तो अब आप लूप करोगे, ठीक है। तो फॉर एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय कर्सर लूप, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना ओपनिंग फेचिंग एंड जो भी आपका क्लोजिंग वाला है वो आप हैंडल कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव एंड लूप एंड एंड, ठीक है। तो इनसाइड आपका अगर लूप के इनसाइड है तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे इनसाइड द लूप एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करेगा करंट रो जो आपकी फेच हुई है वो, ठीक है। और यहाँ पर वो उसको प्रिंट कर देगा, फिर एक एक करके जो है इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि नेक्स्ट नेक्स्ट रो पे आप जाते जाओगे एंड वो प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ यू हैव पैरामीटराइज्ड कर्सर। तो पैरामीटराइज्ड कर्सर को देख लो, डिक्लेयर करो। अब देख लो पैरामीटराइज्ड कर्सर पहले क्या है, जो कर्सर एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर्स टू फिल्टर डेटा डायनेमिकली व्हेन यू रन इट,
ठीक है। जब आप उसको रन कर रहे हो तो उसका डेटा फिल्टर हो जाएगा डायनामिकली, एंड ये क्या कर रहा है, पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट योर पैरामीटराइज्ड कर्सर इज। तो यहाँ पर आपने कर्सर डिक्लेयर किया जो है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कर्सर, एंड उसके अंदर आपने पैरामीटर्स दे दिए, डिपार्टमेंट नेम का पैरामीटर दे दिया जो कि है वेयर केयर टाइप का, ठीक है। एंड उसके अंदर आप इज कर रहे हो एंड उस पूरे कर्सर को यू आर डिफाइनिंग। तो यहाँ पर आपने क्या कर रहे हो, सिंपल जस्ट यहाँ पे पैरामीटर एक्स्ट्रा दे दिया है हमने, अदरवाइज सेम चीजें होती हैं, बाकी वही हमारी एसक्यूएल की क्वेरी है, ठीक है। सिलेक्ट कर लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी एम्प्लॉइज में से जिसमें जो डिपार्टमेंट है इट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम। तो अब जो डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पर देंगे पैरामीटर में वही डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जो हम कर रहे थे एक्सप्लिसिट कर्सर में तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आईटी लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें आईटी चाहिए क्या, नहीं, तो हमें जो भी यहाँ पर यूजर देगा वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, कितना सिंपल है। अब यहाँ पर आप बिगिन कर रहे हो तो एक लाइन प्रिंट करवा रहे हो आप आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, फिर फॉर एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन दिस वाला, सी ये वाला जो है कर्सर का नाम क्या है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कर्सर, उसमें आप आईटी दे रहे हो, उसके बाद लूप कर रहे हो तो सारे आईटी के यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे और एंड लूप। अगर मुझे करवाना है एचआर तो सिंपल एचआर डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं, सेम क्वेरी जस्ट यहाँ पे एचआर में दे दूंगी एंड प्रिंट करवा दूंगी। कितना सिंपल था पैरामीटराइज्ड कर्सर, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ट्रिगर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन कर्सर और ट्रिगर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलएसक्यूएल में से क्वेश्चंस। तो ट्रिगर्स क्या है, ट्रिगर्स आर स्पेशल प्रोसीजर्स दैट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू डेटाबेस इवेंट्स। मतलब कि ये क्या है, एक स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर है, एक स्पेशल स्टोर्ड फंक्शन है जो कि खुद ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जब आपके डेटाबेस के अंदर कोई स्पेसिफिक इवेंट हैपन होता है, लाइक किसी ने इंसर्ट कर दिया, किसी ने अपडेट कर दिया, किसी ने डिलीट कर दिया। तो कोई एक प्रोसीजर हम डिफाइन कर देंगे कि अगर कोई अपडेट कर रहा है तो ये ट्रिगर दे दो, अगर कोई डिलीट कर रहा है तो ये ट्रिगर बता दो कि तुम डिलीट कर रहे हो, है ना। तो ये होता है आपका ट्रिगर, ठीक है। तो कुछ टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, सी। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो देखो टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स में आपके पहले पहले आ जाता है रो लेवल ट्रिगर, क्या, रो लेवल ट्रिगर। तो उसमें आपके देख लो डीएमएल ट्रिगर्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया इंसर्ट अपडेट और डिलीट अगर हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर देखते हो क्या कि अगर बिफोर ट्रिगर है, बिफोर ट्रिगर है ना, मतलब कि अगर ट्रिगर होने से पहले देना है। आफ्टर ट्रिगर मतलब कि इंसर्ट करने के बाद बताओ, इंसर्ट करने से पहले बिफोर में, इंसर्ट करने के बाद आफ्टर बताता है। और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स फॉर व्यू मतलब कि आप यहाँ पर कुछ और चीज प्रिंट करवाना चाहते हो फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ सबसे पहली बात रो लेवल। तो ये डीएमएल ट्रिगर्स हो गए। डीडीएल के अंदर होता है क्रिएट अल्टर ड्रॉप वाले ट्रिगर्स, और डेटाबेस इवेंट ट्रिगर्स में स्टार्टअप शटडाउन लॉग ऑन लॉग ऑफ वाले ट्रिगर्स। तो क्या आप इनको याद रख सकते हो, डीएमएल ट्रिगर्स होता है इंसर्ट अपडेट डिलीट, और बिफोर आफ्टर में ये काम करता है, और इंस्टेड ऑफ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डीडीएल ट्रिगर यानी कि आपके क्रिएट अल्टर ड्रॉप वाले, डेटाबेस इवेंट ट्रिगर यानी कि स्टार्टअप शटडाउन लॉग ऑन और लॉग ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो रो लेवल ट्रिगर की जो मैं आपसे बात कर रही थी। तो रो लेवल ट्रिगर क्या है, ये एग्जीक्यूट करते हैं वंस फॉर ईच अफेक्टेड रो, एक अफेक्टेड रो के लिए एक बार ये रन करता है। अदर टाइप्स एग्जिस्ट जो कि स्टेट लेवल वगैरह होते हैं, बट रो लेवल इट इज कॉमन फॉर बिगनर्स, ओके। तो यहाँ पर आपके पास एक है ऑडिट ट्रिगर एग्जाम्पल, तो ये रो लेवल का एग्जाम्पल है, देख लो। ट्रिगर कैसे क्रिएट होता है, एग्जैक्टली क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, जैसे हम प्रोसीजर और फंक्शन करते थे ना, सेम वैसे क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, उसका हमने यहाँ पर नाम दे दिया एम्प्लॉय ऑडिट ट्रिगर। अब आप यहाँ पे लिख रहे हो बिफोर अपडेट ऑन एम्प्लॉयज, मतलब कि ये कब रन करेगा, जब कोई भी आके एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉयज को अपडेट करना चाह रहा है तो उससे उससे पहले हो जाएगा, मतलब कि वो अपडेट होने से पहले ट्रिगर बता देगा। फॉर ईच रो, अब ये जो है ये हर एक रो के लिए, मतलब हर एक रो अपडेट होने पे एक बार क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। मतलब आप उसी रो में हो, आप पहले आए, आपने एम्प्लॉय आईडी चेंज कर दी तो ये पहली बार रन करेगा। अगर आपने उसी रो में उसी फ्लो में अगर नेम भी आप चेंज करने जा रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार ये रन करता है फॉर ईच रो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बिगिन देख लेते हैं। तो बिगिन है इंसर्ट इनटू, मतलब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी ये जो है ना एम्प्लॉय ऑडिट, ओके, सिंपल एम्प्लॉय ऑडिट करके यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, एंड उसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी ओल्ड न्यू सैलरी चेंज्ड बाय चेंज डेट है, एंड अब मैं उसके अंदर वैल्यूज दे रही हूँ, मतलब कि ये जो है ये पैरामीटर्स है। अब मैं जो है यूजर अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है, लेकिन अभी के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये 3 लाइन भी लिख दी ना तो इट इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स, ओके। अभी के लिए इनसेम एग्जाम्स के लिए दिस इज इनफ।
तो प्लीज इतनी 3 लाइन को आप याद रख सकते हो फॉर रो लेवल ट्रिगर्स. नाउ यू हैव वैलिडेशन ट्रिगर. तो वैलिडेशन ट्रिगर देखते हैं. आपने क्या किया, क्रिएट करा वैलिडेट सैलरी ट्रिगर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो अभी मैं पहले का आपको ये नहीं बताया मैंने, क्या ओल्ड ओल्ड न्यू वाला, राइट? ये आप बोलते होगे क्या है, सॉरी फॉर दैट. तो ये जो ओल्ड है ना, ये ओल्ड क्या है, ये ओल्ड वैल्यूज को होल्ड करेगा बिफोर अपडेट, और जो ये न्यू है ये न्यू वैल्यूज को होल्ड करेगा आफ्टर अपडेट. तो ये ट्रिगर क्या करेगा, ये लॉक करेगा सैलरी चेंजेस इनटू द एम्प्लॉय टेबल. ठीक है, एम्प्लॉय ऑडिट टेबल के अंदर चेंज होने से पहले बता देगा कि ये ओल्ड है, ये न्यू है, एंड ऐसे ऐसे चेंज होना है. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर आपका क्या है, वैलिडेट करना है आपको सैलरी ट्रिगर को. तो यहाँ पर देख लो बिफोर इंसर्ट और अपडेट, यानी कि आप दो भी एक साथ दे सकते हो, इंसर्ट और करके आप अपडेट भी दे सकते हो. तो अगर कोई इंसर्ट कर रहा है या अपडेट कर रहा है एम्प्लॉइज, तो आपका ये ट्रिगर हो जाएगा क्या, वैलिडेट सैलरी ट्रिगर. लेकिन इसमें क्या बता रहा है, जो न्यू सैलरी अगर लेस देन 0 है, तब आप क्या करो, रेज एप्लीकेशन लेयर दिस एरर दिस सैलरी कैन नॉट बी नेगेटिव. मतलब ऑब्वियसली 0 से कम है तो आप ये एरर दिखा सकते हो. अब ये जो रेज एप्लीकेशन एरर है ना, ये कस्टम एरर मैसेज है जो कि आपके ऑपरेशन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है. और अगर न्यू सैलरी ग्रेटर देन 2 lakhs है, देन आप क्या करोगे, आप दिखाओगे सैलरी कैन नॉट एक्सीड 2 lakh. ठीक है, दैट्स इट. अदरवाइज आप यहाँ पर बता दोगे. तो ये क्या है, ये आपके ट्रिगर्स हैं, ये आपके ट्रिगर्स हैं, कस्टम एरर्स हैं. सो आई होप यू गॉट इट गाइस, आई होप यू गॉट इट. बहुत बड़ा आपका यूनिट दे दिया है. नाउ स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर्स. तो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर क्या होता है, तो एक ट्रिगर जो फायर हो रहा है वंस पर एसक्यूएल स्टेटमेंट, मतलब कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए एक ही बार वो फायर होगा, regardless of how many rows are affected, it doesn't matters. Okay, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू प्रिवेंट अपडेट्स ऑन वीकेंड्स. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपडेट ऑन यहाँ पर लगा दिया आपने, ये आपने प्रिवेंट वीकेंड अपडेट्स को ट्रिगर क्रिएट कर दिया. इफ 2 कैरेक्टर जो आपकी सिस्टम की डेट है, अगर वो सैटरडे संडे है, तो ही आप ये एरर दिखाओगे, नो अपडेट्स अलाउड ऑन वीकेंड. दैट्स इट. तो ये हमेशा डेट चेक करेगा, करंट डेट, और अगर वो वीकेंड है तो आप कोई भी मतलब काम नहीं कर सकते, ऐसा ट्रिगर बता देगा. ठीक है, ये एरर बता देगा, तो आप अपडेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स. ठीक है, ये क्या था, ये था आपका स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर. ये है आपका इंस्टेड ऑफ ट्रिगर जो कि व्यूज के लिए होता है. तो अब आपको पता है व्यू क्या होता है, वर्चुअल टेबल होती है. तो दिस क्रिएट व्यू आपने क्रिएट किया है, एंड एग्जैक्टली जैसे व्यूज आप क्रिएट करते हो आपने क्रिएट किया है. अब आप इंस्टेड ऑफ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, यहाँ पे आपने ये ट्रिगर क्रिएट किया. इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑन, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय व्यू आप कर रहे हो. क्या कर रहे हो यहाँ पर, सी इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या करता है, ये आप यूज करते हो ऑन व्यूज टू डिफाइन व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू इंसर्ट अपडेट और डिलीट रोज. अगर आपको डिलीट कर रहे हो या आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट, तो इंसर्ट करने पे क्या होगा, ये आपका ट्रिगर यहाँ पर बताएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो फॉर ईच रो आपने इसको डिफाइन कर दिया है, एंड ये सारी चीजें, चलो इतना आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डिटेल में लिखना, बट मैं आपको बता रही हूँ जो ट्रिगर है ना, दिस इंटरसेप्ट्स इंसर्ट्स ऑन द व्यू. व्यू के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आपका इंस्टेड ऑफ इंसर्ट ट्रिगर काम करता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ, जो डिपार्टमेंट आईडी है वो देखेगा और यूजिंग डिपार्टमेंट नेम इंसर्ट कर देगा. तो ये क्या करेगा, न्यू एम्प्लॉय डेटा को इंसर्ट करेगा इनटू द बेस एम्प्लॉयज टेबल विथ करेक्ट डिपार्टमेंट आईडी. ठीक है, आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को देख सकते हो एंड इसको समझ भी सकते हो. फाइन, यस, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसको क्या है देख लेते हैं. सी, आपको पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली आप ट्राई कैच, जैसे हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करते थे इन सी प्लस प्लस, तो इट्स अ वे टू कैच एंड हैंडल एरर्स सो योर प्रोग्राम डजंट क्रैश अनएक्सपेक्टेडली. ओके, तो यहाँ पर जो है ये कोड एग्जांपल है, मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहली बात आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी को. उसके बाद आप बिगिन कर रहे हो बाय योर एसक्यूएल क्वेरी, जिसमें आप फर्स्ट नेम सैलरी नेम ले रहे हो, एंड इनटू दिस फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 999
9, तो आप सिलेक्ट इनटू कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिलेक्ट इनटू कर रहे हो, दिस माइट थ्रो एरर्स, हो सकता है ना कि इफ नो और मोर मल्टीपल रोज आर फाउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडी। सो इन दिस केस आप क्या दिखाओगे, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम तो प्रिंट करवा दोगे, लेकिन एक्सेप्शन के ब्लॉक के अंदर आप लिखोगे व्हेन नो डेटा फाउंड ऑफ दिस आईडी, देन आप प्रिंट करवा सकते हो एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एंड व्हेन टू मेनी रोज, देखो याद रखो यहाँ पर नो डेटा फाउंड ये एक इनबिल्ट है, ये टू मेनी रोज ये इनबिल्ट है। तो अगर कोई भी डेटा फाउंड नहीं हुआ तो आप ये दिखा दो, अगर बहुत सारे रोज फाउंड हुए देन आप ये दिखा दो मल्टीपल एम्प्लॉयज फाउंड। फिर वैल्यू एरर अगर आ जाता है तो आप दिखा दोगे इनवैलिड डेटा कन्वर्जन, और कोई और अगर एरर आ जाता है अदर्स करके तो इसमें आप अनएक्सपेक्टेड एरर लिख सकते हो, एंड ये एग्जैक्ट एरर आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यूजर डिफाइंड, जैसे कि आपको पता है बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं। तो यूजर डिफाइंड मतलब आप खुद डिफाइन कर रहे हो कि अगर ये हो जाए तो ऐसा एरर दिखना चाहिए। तो सैलरी टू हाई करके हमें ये एक्सेप्शन क्रिएट करना है, तो एक्सेप्शन का अलग ही डेटा टाइप होता है, तो आप ऐसे इसको क्रिएट करते हो। एम्प्लॉय सैलरी है आपके पास, बिगिन सिलेक्ट कर रहे हो आप सैलरी इनटू एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप सैलरी ले रहे हो किसकी, 100 नंबर के एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय को। फिर अगर उसकी सैलरी ग्रेटर देन 1.5 लाख है, ओके 1.5 lakhs, देन रेज सैलरी टू हाई वाला एरर। तो ये रेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लो ये एक्सेप्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर आप प्रिंट करवाओगे एंड इफ अगर ये है तो आप उसको क्रिएट करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे अगर ये नहीं है तो आप सैलरी इज एक्सेप्टेबल। उसके बाद एक्सेप्शन अगर आ जाता है, देख लो एक्सेप्शन अगर है मतलब कि अगर सैलरी टू हाई जैसे कि यहाँ पर है तो आप प्रिंट करवाओगे सैलरी एक्सीड्स मैक्सिमम अलाउड, और अगर कोई डेटा फाउंड नहीं है तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो ऐसे आप एक्सेप्शंस क्रिएट करते हो यूजर डिफाइंड, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असर्शंस। तो असर्शंस क्या होते हैं, असर्शंस आर द रूल्स जो कि इंश्योर करते हैं जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर करेक्ट है, कंसिस्टेंट है, तो इसके लिए हम असर्शंस का यूज कर सकते हैं। तो असर्शंस आर कंस्ट्रेंट्स दैट इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी अक्रॉस द डेटाबेस। तो बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं विच डजंट सपोर्ट असर्शन डायरेक्टली, सो वी यूज चेक कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, और ट्रिगर्स का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो देख लो आप क्या कर रहे हो, अगर चेक कंस्ट्रेंट का यूज कर रहे हो तो सिंपली आप क्या करोगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉयज एड कंस्ट्रेंट चेक सैलरी रेंज एंड डायरेक्टली चेक कर लोगे। तो अब चेक का तो आपको पता है, सिंपली आप एंड और करके इसको चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। ओके, सैलरी मस्ट बी बिटवीन व्हाट योर 10,000 टू 2 लाख है यहाँ पे। ओके अब अगर ट्रिगर का यूज करना है आपको एज असर्शन, तो आप कुछ नहीं, ट्रिगर को यहाँ पे क्रिएट करोगे, आफ्टर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऐसे आप दिखा दोगे कि ट्रिगर आपका होना चाहिए। डिक्लेयर कर दिया आपने ये नंबर एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिलेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर फॉर, यहाँ पर ये कर्सर है फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देन यहाँ पे आप बिगिन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट टोटल, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो टोटल सैलरी को फॉर द डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद यहाँ पर आप बजट निकाल रहे हो फॉर द डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे आप चेक कर रहे हो इफ द सैलरी एक्सीड्स द बजट और नॉट। तो ऐसे आप ट्रिगर का हेल्प से, ट्रिगर के हेल्प से, तो सिंपली आप यहाँ पर इफ देन एल्स दिखा सकते हो अकॉर्डिंगली। सो आप दो चीजों से क्या कर पाते हो, असर्शन यहाँ पर कर पाते हो बाय यूजिंग चेक कंस्ट्रेंट और द ट्रिगर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन यू हैव सम रोल्स एंड प्रिविलेजेस। तो रोल्स एंड प्रिविलेजेस के अंदर देख लेते हैं, तो रोल्स क्या है बेसिकली, तो रोल्स एक ग्रुप ऑफ प्रिविलेज होता है। ठीक है, तो प्रिविलेजेस क्या करते हैं, ये यूजर्स को अलाउ करती हैं टू परफॉर्म एक्शंस ऑन द डेटाबेस। तो अगर आपको रोल क्रिएट करना है, रोल यानी कि ग्रुप ऑफ प्रिविलेज, और प्रिविलेज यानी कि इससे आप जो आप परफॉर्म कर सकते हो कुछ एक्शन ऑन द डेटाबेस। ठीक है, तो अगर आपको रोल्स क्रिएट करना है तो क्रिएट रोल करने के लिए आप ऐसे डायरेक्टली रोल क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली रोल क्रिएट कर सकते हो सिंपल क्रिएट रोल लिख के। फिर अगर आपको ग्रांट करनी है सिस्टम प्रिविलेजेस टू द रूल्स, तो उसके लिए आप क्या कर पाओगे, ग्रांट लिखोगे एंड क्रिएट सेशन टू एम्प्लॉय यूजर, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो लॉगिन। यहाँ पर आप अलाउ कर रहे हो क्रिएटिंग टेबल, मतलब कि आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अलाउ कर रहे हो, जैसे क्रिएटिंग टेबल एंड क्रिएटिंग व्यू। तो ये दो चीजें आप ये परमिशंस ग्रांट कर रहे हो फॉर दिस रोल्स। देन आपके पास है ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस आप ग्रांट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट लाइन में यू आर गिविंग रीड ओनली एक्सेस, है ना, रीड ओनली एक्सेस आप दे रहे हो। फिर यहाँ पर आप रीड एंड मॉडिफाई वाला भी ऑप्शन दे रहे हो, आप सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट कर सकते हो। उसके बाद
आप ऑल प्रिविलेजेस यहाँ पर दे रहे हो, मतलब कि फुल कंट्रोल आप दे रहे हो, तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस भी असाइन कर सकते हो। ग्रांट रोल्स टू यूजर्स, मतलब आप कोई रोल आपको अप्लाई मतलब देना है, जैसे कि रीड ओनली आपको इसको देना है, ये कोई जॉन डो है। फिर एम्प्लॉय यूजर वाला रोल आपको जेन स्मिथ को देना है, एचआर मैनेजर वाला रोल आपको एडमिन यूजर को देना है, तो डायरेक्टली आप यूजर्स को भी रोल्स ग्रांट कर सकते हो। फिर क्रिएट यूजर एंड ग्रांट रोल, तो ऑब्वियसली आप पहले क्रिएट भी कर सकते हो एंड उसको डायरेक्टली उसका पासवर्ड दे सकते हो एंड उसको एज अ मतलब न्यू एम्प्लॉय यहाँ पर रोल ग्रांट कर सकते हो, तो ये आप ऐसे रोल्स ग्रांट करते हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है प्रिविलेज मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट होना इंपॉर्टेंट है, तो ग्रांट स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, ठीक है, ग्रांट स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, तो आपके पास ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन है एम्प्लॉयज टू यूजर, मतलब कि इस यूजर को आपने यही वाली क्या दी है, प्रिविलेजेस दी हैं, यही वाले रोल दिए हैं। सिमिलरली ग्रांट एग्जीक्यूट ऑन अपडेट सैलरी टू दिस, तो ये वाला रोल इसको दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, ग्रांट कर रहे हो रोल विथ एडमिन ऑप्शन, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एडमिन ऑप्शन से यहाँ पर आप दे रहे हो, तो आप ऐसे एडमिन ऑप्शन लिख सकते हो। ओके, देन यू हैव रिवोक, रिवोक यानी कि डिलीट, ओके, रिवोक यानी कि डिलीट, तो ग्रांट में आप क्या करते हो, ग्रांट में आप परमिशन दे रहे हो, रिवोक में आप परमिशन ले रहे हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने जो है कंपनी छोड़ने का मतलब ये लिया है, तो ऑब्वियसली रिवोक में आपका क्या हो जाएगा, आप उससे सारे के सारे रोल्स ले रहे हो, सारे प्रिविलेजेस ले रहे हो, तो जस्ट आप रिवोक यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, रिवोक आप यहाँ पे लिखते हो। फिर आपके पास देखो रिवोक है, फिर चेक करना है आपको प्रिविलेज, तो सिलेक्ट स्टार करके आप प्रिविलेज चेक कर सकते हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेज हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये आपकी सिस्टम प्रिविलेज हो जाएगी, ये आपकी यूजर रोल्स ग्रांट जो किए आपने वो हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इट इज एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। सो दैट वाज इट एंड या आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लो एंड ये मोस्टली हमने इन सबको कंप्लीट कर लिया है, तो ये पूरी पीपीटी सॉरी पीडीएफ में आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है एंड ये पीडीएफ के लिए यू नीड टू जस्ट फिल द गूगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन एंड यस, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन एग्जाम्स। ऑलरेडी ये पीडीएफ अपलोडेड है ऑन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक आउट देयर, ओके। सो आई होप यू मतलब आपने सब कुछ समझ लिया है एंड यस, एसक्यूएल के अंदर यू आर प्रो इफ यू हैव डन, अगर आपको समझा है 75% भी ना इस पर्टिकुलर पूरे यूनिट में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो डेफिनेटली आप पूरी एसक्यूएल सीख चुके हो। अगर आप कभी सोच रहे थे कि यार मुझे भी एसक्यूएल करना है, मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं या मेरे कोई भी लाइक टीचर ने बोला है, तो ये आपने अब एसक्यूएल कर लिया है, बस बात है अब आपकी प्रैक्टिस की। एसक्यूएल वर्कबेंच आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप देख सकते हो यूट्यूब पर एंड देन आप ये सब चीजें जो है उसके ऊपर करके देख सकते हो। मोस्ट लाइक आप एडवांस्ड तक चीजें सीख चुके हो। अब आपको बस जैसे कि ये मैंने ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ना, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं एंड ये क्वेश्चंस आपको जो है अब आप खुद से जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड डेफिनेटली ये पीडीएफ आपको हेल्प करेगी टू गेट द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया एंड हमने एक एक चीज अपने सिलेबस में से कवर कर ली है फॉर यूनिट 2 एंड यस, डीबीएमएस यूनिट 1 एंड 2 दोनों भी अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर, तो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया है एंड यस, टॉक भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो दोनों आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फोकस करेंगे एसपॉस और सीएनएस के लिए, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको पहले एसपॉस चाहिए या सीएनएस चाहिए एंड दैट्स इट। आई एम वेरी टायर्ड टुडे, ये बहुत बड़ा डीबीएमएस का यूनिट 2 था बिकॉज एक एक चीज को विद एग्जांपल, विद सिंटैक्स, विद एक्सप्लेनेशन मुझे करना था। चलिए दैट्स ऑल, अगर आपको समझ में आ गया तो दैट इज माय सैटिस्फैक्शन एंड यस, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो बिकॉज होप आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल की सीट्स अगर ज्यादा हो गई तो आई विल नॉट मतलब accept more responses from the form, so please try to take as early as possible and before in sem ताकि आपकी बहुत हेल्प हो चुके एंड या चलिए दैट्स ऑल फॉर दैट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।